है यानी पूरी दुनिया को पता है इजराइल और साथ ही साथ हमास को लेकर के जो भी चीजें हो रही हैं उसके बारे में। तो इसके बारे में पैराग्राफ है, चलो शुरू करें। आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इजराइल्स बॉम्बिंग ऑफ गाजा इज एंटरिंग इट्स सेकेंड मंथ। कह रहे हैं कि जो इजराइल का गाजा पे लेकर के बॉम्बिंग हो रहा है यानी जो आक्रमण हो रहे हैं ये अपने दूसरे महीने में पहुंच रहा है। एंड दैट टाइम मेडिटेरेनियन स्ट्रिप ऑफ 2.3 मिलियन पीपल हैज बीन turned into what the UN has called a graveyard of thousands of children and a living hell for everyone else। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं मेडिटेरेनियन स्ट्रिप की, यानी अगर हम बात करें भूमध्य सागर के किनारे जो बसा हुआ इनका गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी में 2.3 मिलियन लोग रहते हैं। ये आप सभी लोगों को पता होगा कि जो गाजा पट्टी है वो बहुत ही कंजस्टेड एरिया है और वो डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी इलाका छोटा है, रहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा कंजस्टेड है, बहुत ज्यादा डेंस है। वहां पे 2.3 मिलियन पीपल रहते हैं और कह रहा है कि वो हैज टर्न्ड इनटू व्हाट द यूएन हैज कॉल्ड, यूएन उनके बारे में कहता है कि अब ये ग्रेव यार्ड बन चुका है, मतलब हजारों बच्चों का एक तरीके से वो कब्रिस्तान बन चुका है और बाकी लोग जो जिंदा है वहां पे उनके लिए हेल बन चुका है, यानी उनके लिए एक नरक बन चुका है। अकॉर्डिंग टू द गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार एटलीस्ट 10,000 पीपल, मेनी ऑफ देम वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कम से कम 10,000 लोग जिसमें ज्यादातर औरतें हैं और बच्चे हैं, हैव बीन किल्ड इन इजराइल्स ऑनस्लॉट। और ये जो बमबारी हो रही है या जो इजराइल की तरफ से आक्रमण किए जा रहे हैं उसमें तकरीबन इतने लोग मारे जा चुके हैं, विच बिगेन आफ्टर हमास अक्टूबर 7 क्रॉस बॉर्डर रेड किलिंग एटलीस्ट 1400 इजराइलीज। और ये चीजें कह रहे हैं कि तब शुरू हुई थी जब हमास वालों ने आक्रमण किया था इजरायली लोगों के ऊपर और जहां पे वहां पे 1400 इजरायली मारे गए थे और कुछ लोगों को उन्होंने बंधक बना दिया था। तो ये शुरू हुआ था 7 अक्टूबर को। उसके बाद से इजराइल ने, सबको पता है, हमला करना शुरू किया। और अभी जो हम इस पैसेज को पढ़ रहे हैं, इस पैसेज में जो हमारे पास डेटा आ रहा है, वो जो चीजें निकल करके आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि मतलब हजारों बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है, जो जिंदा है उनके लिए हेल मतलब एक तरीके से नरक बन चुका है वो जगह। और 10,000 लोग कह रहे हैं कि तकरीबन जो शामिल हैं बच्चे और औरतें उसमें मारी जा चुकी हैं। और इजरायली अटैक हैज आल्सो डिस्प्लेस्ड सम 1.5 मिलियन पीपल। और ये जो अटैक हुआ इजरायली का, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने पलायन कर लिया। पलायन करने, डिस्प्लेस का मतलब होता है विस्थापन करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। इजराइल ऑर्डर्ड मोर देन अ मिलियन गार्जियंस टू मूव साउथ एंड देन कंटिन्यू टू बॉम्ब द इनक्लेव। अच्छा, इजरायली वालों ने क्या किया था कि वहां पे मतलब जो लिखा है मोर देन अ मिलियन, वहां पे गाजा में रहने वाले जो लोग थे उनको उन्होंने बोला था कि तुम साउथ की तरफ चले जाओ, और फिर वो बाकी उस जगह पे बमबारी करना उन्होंने जारी रखा, उन्होंने शुरू रखा। ये सुनने में खैर न्यूज में आया था, इजरायली ने खुद बोला था जाने के लिए साउथ में, बाद में वहां पे भी उन्होंने बमबारी कर दी थी। खैर ये हमने जो न्यूज में सुना था या ये सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन जब कभी भी आप पैसेज पढ़ें और पैसेज का आंसर करें तो आप अपने हिसाब से ना करें। जो भी पैसेज में डेटा लिखा होता है, जो भी बातें होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। हाई राइजेस have been leveled and northern Gaza's neighborhoods turned into rubble। अच्छा, थोड़ा सा ना यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसे टर्म्स पैसेज के अंदर दे दिए जाते हैं जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते, है ना। अब उसके लिए तो खैर मैं खड़ा हूं, लेकिन जैसे यहाँ पे देखिए हाई राइजेस लिखा हुआ है। अब हाई राइजेस का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट समझ नहीं पाते। हाई राइजेस का मतलब यहाँ पे हाई बिल्डिंग से है, मतलब वो कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं हैव बीन लेवल्ड, मतलब उनको ध्वस्त कर दी गई थी। तो अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में बिना समझे चीजों को, तो एक मतलब हाई ऊंचा, राइजेस मतलब उठा हुआ, हम ऐसा समझने लगेंगे, तो हम कुछ क्लैरिटी यहाँ पे ला नहीं पाएंगे कि किस बारे में बातें कर रहा है। बट यहाँ पे हाई राइजेस का मतलब हाई बिल्डिंग से है, लेवल्ड का मतलब उनको ध्वस्त करने से है, जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, बिल्डिंग थी, उनको ध्वस्त कर दिया गया। और जो नॉर्थन गाजा था उसके जो आस पड़ोस की चीजें थी उसको एक तरीके से रबल मतलब उसको मलबे में बदल दिया गया था, क्योंकि आप इतनी बमबारी करेंगे, इतना अटैक होगा, मिसाइलें छूट रही है, तो क्या हो जाएगा, रबल मतलब मलबा हो जाना सब कुछ, ठीक है। refugee camps, schools, hospitals and ambulances are not being spared। इवन यहां तक भी बोला जा रहा है जो रिफ्यूजी कैंप था, स्कूल था, हॉस्पिटल था और एम्बुलेंसेस थे, उनको भी नहीं बख्शा गया, यानी सब सारी चीजों को उड़ा दिया गया। which led to frantic calls from the UN Secretary General Antonio Guterres for a ceasefire and respect for international humanitarian
लॉज। अच्छा, अब ये एक नाम दिया गया है, नाम को जरा याद रखिएगा। जो यूएन के सेक्रेटरी हैं, जो जनरल एंटोनियो है, इन्होंने सीज फायर को लेकर के भी बोला था कि युद्ध को विराम कर दिया जाए, और साथ ही साथ इन्होंने कहा जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज है उसका भी पालन करना चाहिए। लेकिन खैर इजराइल ने सुनी किसी की नहीं। अकॉर्डिंग टू द यूएन 89 यूएन एड वर्कर्स वर एमंग दोज किल्ड इन गाजा इन 4 वीक्स। 4 हफ्ते के अंदर ये यूएन के अनुसार बात हो रही है कि 89 यूएन जो एड वर्कर्स थे, एड मतलब होता है जो मदद करने वाले वर्कर्स थे, उनकी मौत हो गई। द हाईएस्ट इन एनी कंपेरेबल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। और कह रहे हैं अब तक के इतिहास में ये सबसे ज्यादा नंबर रहे जो 89 लोग मारे गए, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। The highest in any comparable period in the history of our organization. The war has also triggered massive protest across the world. अच्छा, ये जो युद्ध चलना शुरू हुआ, क्योंकि देखिए जब तक लड़ाई इजराइल और हमास के बीच में थी, आतंकवादियों के बीच में थी, लोगों को बहुत ज्यादा समस्या उससे थी नहीं। लेकिन जब जैसे जो सिविलियंस होते हैं, जैसे वहां के जब बच्चे मारे जाने लगे, वहां की औरतें मारी जाने लगी, तो ये जो वार है ना, ये युद्ध है, इसने मैसिव प्रोटेस्ट को ट्रिगर कर दिया। मतलब इसकी वजह से मतलब जगह जगह विरोध होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे पूरे दुनिया भर के अंदर, स्पेशली इन द अरब स्ट्रीट। और खासकर देखो, ये तो खैर इंडिया के अंदर भी देखा गया है ना, लेकिन ये अरब स्ट्रीट में खासकर ये देखने को मिला। बट इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज रिजेक्टेड कॉल्स फॉर इवन ह्यूमैनिटेरियन पॉज लेट अलोन अ सीज फायर। लेकिन नेतन्याहू ने किसी की कुछ नहीं सुनी, और जिस तरीके से वो बमबारी करवा रहे थे, या मतलब इजराइल की तरफ से हो रहा था, वो उसी तरीके से जारी रहा। ठीक, अगला, इजरायली ट्रूप्स हैव नाउ इंसर्कल्ड गाजा सिटी। अब कह रहे हैं कि जो इजरायली सैनिक थे उन्होंने गाजा को पूरी तरीके से घेर लिया है। डेंसली पॉपुलेटेड हमास स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड आर इन्वॉल्व इन स्ट्रीट बैटल्स विद मिलिटेंट्स। अब पहले उन्होंने देखिए क्या किया था, ऊपर से बमबारी की, हवाई फायरिंग की, बहुत सारी चीजें उन्होंने ध्वस्त कर दी, और धीरे धीरे उनके सैनिक भी गाजा के अंदर घुस गए और उन्होंने पूरे गाजा को पूरी तरीके से घेर लिया। अब इनकी जो लड़ाई थी वो स्ट्रीट बैटल बन चुकी थी। स्ट्रीट बैटल मतलब आमने सामने की लड़ाई हो चुकी थी। द ऑब्जेक्टिव अपीयर्स टू बी टू टॉपल द हमास गवर्नमेंट, किल द कमांडर्स, डिस्ट्रॉय इट्स मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेस्क्यू द हॉस्टेजेस सीज्ड बाय हमास ऑन October 7। अच्छा, इनका जो होल सोल पर्पस था इजराइल वालों का, वो ये था कि इनकी जो हमास की गवर्नमेंट थी उसको गिरा देना। ठीक है, सरकार को, ये जो टॉपल यूज करते हैं ना, टॉपल का मतलब होता है सरकार को गिरा देना या किसी भी चीज को गिरा देना। तो यहाँ पे बात है सरकार को गिराने से लेकर के, क्योंकि यहाँ लिखा है हमास गवर्नमेंट, तो ये चाहते थे हमास गवर्नमेंट को गिराना, उनके जो कमांडर्स थे उनको मार देना, डिस्ट्रॉय कर देना इनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को। और जो 7 अक्टूबर को जो हमने शुरू में पढ़ा था कि इन लोगों ने आक्रमण करके कुछ इजरायली को, यानी 1400 इजरायली को इन्होंने मार दिया था, बाकी कुछ लोगों को इन्होंने बंधक बना दिया था। बाद में इसको लेकर के इनके बीच में एक वो भी हुआ था, ये खैर एक दूसरा पैराग्राफ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको याद भी नहीं होगा, तो उसमें उन्होंने उसको लेकर के भी बातचीत की थी कि आप हमारे कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, हम आपके लोगों को छोड़ देंगे। खैर जो बंधक बनाए लोग थे उनको भी उन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया। इन द पास्ट इजराइल हैड टेकन क्विक विक्ट्रीज अगेंस्ट कन्वेंशनल आर्मीज इन द रीजन। अच्छा, अब कह रहा है कि पास्ट के अंदर इजराइल ने बहुत सारी विक्ट्रीज हासिल की हैं, किसके अगेंस्ट, कन्वेंशनल आर्मीज। अब ये कन्वेंशनल आर्मीज क्या होती हैं, जो मतलब एक तरीके से पारंपरिक तरीके से लड़ती हैं, है ना, मतलब जिनके पास हर तरीके से सब कुछ होता है, मतलब उनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं। अगर हम कन्वेंशनल आर्मीज की बात करें तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास हर तरह की सारी रिसोर्सेज वगैरह होती हैं, उनके बारे में। इन द रीजन, बट इट्स ट्रैक रिकॉर्ड इन एसिमेट्रिक वार इन इज मिक्स्ड। अब ये देखिए, एक होता है वर्ड ना दैट इज सिमेट्रिक, एक होता है यहाँ पे एसिमेट्रिक। अभी एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी देश की, तो किसी भी देश के अंदर अगर आप बात करेंगे तो जैसे जो सेना होती है वो एक सिमेट्रिक तरीके से लड़ते हैं, मतलब उनके पास हर कुछ होता है, मतलब गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है, उनके पास प्रॉपर हथियार होते हैं, उनके पास एक प्रॉपर प्लान होता है। एसिमेट्रिक वार क्या होता है, जैसे आपने कोई वो देख लीजिए, जैसे आतंकवादियों का कोई संगठन है, जैसे हिजबुल्लाह एक संगठन है, अब इसमें कुछ लड़ाके होते हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, 1 लाख तक हो सकते हैं। तो इनके पास कोई ऐसा कोई कंट्री वो नहीं है, ऐसा उनके पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेनिंग होती है, बट देखिए जिस तरीके से आप किसी देश के सेना को ट्रेंड देखेंगे, कुछ भी कर लीजिए, एक आतंकवादी उस तरीके से कभी ट्रेन नहीं हो सकता,
है ना, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग का उतना टाइम नहीं होता, ट्रेन करते हैं फिर कुछ दिन बाद वो लड़ाई पे चले जाते हैं, मारे जाते हैं, कुछ लोगों को मारते भी हैं लेकिन मरते भी हैं। तो भाई अगर ये असिमेट्रिक वार का मतलब समझना है तो इस तरीके से समझ लीजिए, एक तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ लीजिए, जो कोई संगठन होते हैं, आतंकवाद संगठन होते हैं, उनको कहते हैं, उनके अंदर के जो लड़ाके होते हैं आप उनको बोल सकते हैं। तो इस तरह के वार्स में भी उन्होंने काफी जीत हासिल करी। इट हैज लॉस्ट एटलीस्ट 30 सोल्जर्स, और इसमें इन्होंने अपने 30 सैनिकों को भी गया। एंड वंस द फाइटिंग एंटर्स गाजा सिटी, और जैसे एक बार गाजा सिटी के अंदर फाइटिंग वगैरह होना शुरू हो गया, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ब्लडियर। तो ये उम्मीद थी कि भाई जब गाजा में वो पूरी तरीके से घुस गए तो ये बहुत ही भयावह होने वाला था, क्योंकि बहुत ज्यादा खून खराबा वहां पे होने वाला था। इफ इजराइल प्रेसेस ऑन, अगर इजराइल इसे जारी रखता, टर्निंग द रेस्ट ऑफ गाजा इनटू ओपन प्रिजन ऑन फायर। अब भाई जाहिर सी बात है ना, तो अगर जैसे कि ये पैसेज ही पढ़ करके लग रहा होगा कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब गाजा और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था, दूसरे महीने में ये चीज पहुंचा था, तो ये चीज वही हो रही है कि उस टाइम पूरा गाजा ना एक तरीके से ओपन प्रिजन बन चुका था। देखो यार, जेल क्या होता है, जेल बहुत बदतर होता है। यही माना जाता है कि अगर कोई जेल के अंदर कैदी है तो उसकी जिंदगी नरक है, लेकिन जिस तरीके से हमले गाजा के ऊपर हो रहे थे उसको हम ओपन प्रिजन बोल सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा नरक क्या ही था। लोग मर रहे थे, बिल्डिंग ध्वस्त हो रही थी, भूखे मर रहे हैं, लोग जल रहे हैं, कोई लूला लंगड़ा हो गया है, ठीक है, इस तरीके से। इट कैन हैव डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेस फॉर वेस्ट एशिया, और ये वेस्ट एशिया जिसको हम लोग मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं, इनके लिए जो कंसिक्वेंसेस थे वो बहुत भयावह थे, बहुत डिजास्ट्रस थे। मिडिल ईस्ट, जैसे ये जो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया होता है आपको पता होगा, जिसके अंदर आई थिंक सीरिया भी आ जाता है, ईरान आता है, इराक आता है, ये जो अरब देश आपके हैं, लेबनान भी आ जाता है, उसमें इजराइल भी आ जाता है ना, सऊदी अरेबिया भी आता है। ये सारी वेस्ट एशिया के अंदर आती है, मिडिल ईस्ट के अंदर आती हैं। तो उनके जो परिणाम देखने को मिलने वाले थे वो बहुत ही डिजास्टर्स थे। ये देखिए, यमन का जो हुतीज होता है, आपको ना पता हो तो ध्यान रखिएगा, एक आतंकवादी संगठन होता है कि हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अटैक्स अगेंस्ट इजराइल। इन्होंने भी इजराइल के अगेंस्ट अपना जो आक्रमण है उसको शुरू कर दिया था। द इजरायली लेबनीज बॉर्डर रिमेन्स टेंस विद हिजबुल्लाह सेइंग ऑल ऑप्शंस आर ओपन। द ओनली कंट्री दैट कैन रीन इजराइल इन इट्स पैट्रॉन द यूएस, बट अनफॉर्चुनेटली कह रहे कि एक ही देश था जो कि यूएस को इजराइल का संरक्षक माना जाता है, और ऐसा माना जाता था कि यही है कि जो इकलौता इसे रोक सकता था इजराइल को। बट अनफॉर्चुनेटली द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्पाइट ऑल द रेटोरिक अबाउट राइट्स एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर, कह रहा है कि भाई जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है हमेशा जो राग कहते हैं, राग अलापती है कि रेटोरिक अबाउट राइट्स और रूल्स के बारे में, मतलब लॉ एंड ऑर्डर्स की बात करती है, एथिक्स की बात करती है, मोरल्स की बात करती है, अधिकारों की बात करती है, इज येट टू एक्ट। वो कुछ नहीं कर पाए, मतलब वो इजराइल को रोक नहीं पाए इस मामले में। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यूएस टू शो द मोरल लीडरशिप विच इट ऑलवेज प्रीचेस अबाउट। और कह रहा है कि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी यूएस के पास मोरल लीडरशिप दिखाने की, बट जिसके बारे में वो हमेशा गाथा गाते रहते हैं वो भी नहीं कर पाए। It should tell Israel and use pressure if needed that it can't continue to kill Palestinian civilians in the name of its right to defend itself. Israel must be made to cease fire immediately. और खैर ये ऑथर का कहना है, इसराइल को ये जो युद्ध है, युद्ध विराम तुरंत ही कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलो भाई ये आपको समझ में आ गया जो भी कहानी थी। अब आते हैं यहाँ पे, कहता बेस्ड ऑन द पैसेज, अगर हम लोग पैसेज के आधार पे देखें तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू है, सत्य है, रिगार्डिंग द इंपैक्ट ऑफ इजराइल्स एक्शंस इन गाजा एज डिस्क्राइब। यानी जो इजराइल ने गाजा के अंदर बमबारी की है या जो भी युद्ध हुआ है उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है वो हमें बताना है। इजराइल्स बम्बार्डमेंट हैज बीन प्रेज्ड, ये तो हटा दो, यूएन के द्वारा इसको प्रेज नहीं किया गया था, खत्म। द यूएन हैज नॉट कमेंटेड ऑन द सिचुएशन इन गाजा अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यूएन ने बिल्कुल इस सिचुएशन को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी थी, तो ये भी गलत हो गया। द यूएन हैज लेबल्ड Gaza a graveyard for thousands of children due to Israel's bombing. The Gaza health minister has reported no casualties. ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई कैजुअलिटीज नहीं बताई थी, एक ही चीज यहाँ पे सही है, दैट इज सी। अगला देखिएगा, व्हाट कैन बी इन्फर्ड। इन्फर्ड मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, तो क्या निष्कर्ष निकल सकता है अबाउट द इंटरनेशनल कम्युनिटीज रिएक्शन टू द सिचुएशन इन गाजा। यानी गाजा के अंदर जो भी सिचुएशन है वहां पे हमें पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रिएक्शन है उससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज लार्जली सपोर्टिव ऑफ इजराइल्स एक्शंस इन गाजा। ऐसा नहीं था कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रही थी, वो जो कुछ भी गाजा में कर रहे थे, जितना देखिए मुझे जानकारी है ऐसा कुछ नहीं था, और न तो ऐसा पैसेज के अंदर भी है ना। Calls for a ceasefire and respect for international humanitarian laws have been prominent
फ्रॉम इंटरनेशनल इंटाइटीज लाइक द यूएन। अब देखो यही चीज थी कि सीज फायर को लेकर के मांग हो रही थी और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं उसकी भी रिस्पेक्ट की बात हुई थी, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इंटरनेशनल इंटाइटीज को लेकर के। तो यही करेक्ट होगा। बाकी द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज नॉट रिएक्टेड टू द सिचुएशन इन गाजा, ये तो बिल्कुल गलत है कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सिचुएशन को लेकर के रिएक्ट ही नहीं किया। और मैसिव प्रोटेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड शो एनिमस सपोर्ट फॉर द इजराइल। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? अगर हम लोग पैसेज के टोन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल। द पैसेज प्रेजेंट्स फैक्ट विदाउट एनी इमोशनल लैंग्वेज और बायस। Praise and approval. The passage speaks highly of the actions taken by the actors involved. Critical and accusatory. The passage uses strong negative language to describe one side's action as aggressive and commendable. Hopeful and optimistic. The passage suggests a positive outcome is imminent and likely. अगर इसकी बात करते हैं, ये ओवरऑल अगर हम टोन की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल भी नहीं था, ये प्रेज और अप्रूवल कहीं से नहीं था, होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक नहीं था, ये क्रिटिकल और एक्यूजेटरी था। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज रिगार्डिंग द यूएस रोल इन द कंफ्लिक्ट। अब इस कंफ्लिक्ट के अंदर जो भी हो रहा था उसमें यूएस का जो रोल है उसके संबंध में पैसेज क्या निष्कर्ष देती है उसके बारे में बात करना है। तो द यूएस हैज टेकन अ प्रोएक्टिव स्टांस इन प्रेशरिंग इजराइल टू सीज फायर। द यूएस सपोर्ट्स इजराइल्स एक्शन इन गाजा अनकंडीशनली। देखो ये तो साफ साफ गलत है, क्योंकि ना मतलब ये कोई कर ही नहीं सकता, ये तो मतलब बहुत इलॉजिकल बात हो गई। ये तो आप बाकी लोगों को आप दुश्मन बना लेंगे जब आप किसी को अनकंडीशनली इस तरीके की चीजों में सपोर्ट करने लग जाएंगे। द यूएस हैज नॉट येट एक्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट्स एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर। हाँ, ये बिल्कुल सही हम मान सकते हैं कि जो यूएस है उसने जो उसके खुद के स्टैंडर्ड हैं राइट्स को लेकर के और जो रूल बेस्ड ऑर्डर को लेकर के उसने इस चीज का ही ढंग से पालन नहीं किया। तो यहां पे सी हो जाएगा। चलो भाई आते हैं यहां पे, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अगर जिस तरह के पैसेज मैं आप लोगों को करा रहा हूं, एक तो ये देखो आप ये मत सोचिएगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट मैं सच बता रहा हूं ये नहीं। आप जाकर के एक बार 2023 और 2022 के पैसेज कर लीजिएगा, जो कि ऑलरेडी मैं करवा भी चुका हूं अपने मेंस की पहली क्लास से लेकर के 5 क्लासेस के अंदर। उनके जाकर के आप पैसेज देख लीजिएगा। पैसेज आपको वहां पे भी 2 स्लाइड्स के मिल जाएंगे और इसी तरीके से उनके भी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा डिफिकल्ट मिलेंगे। हो सकता है ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है जो मैं आपको करा रहा हूं, बट इस तरह के पैसेज आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलो आप शुरू हो जाइए। टाइम मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 1.5 मिनट।
अगला स्लाइड पढ़िए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा ये पूरा का पूरा। तो अब आइए इसके क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन करिए। दूसरा बताइए। तीसरा बताइए। नेक्स्ट। चलो देखते हैं इसमें कितना सही किया आपने, कितना गलत किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो देखिएगा लिखा क्या है। मल्टीपल पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन प्रोहिबिटिंग रैगिंग ऑन कैंपसेस हैव फेल्ड टू एंड द dehumanizing ordeal junior students are subjected to by their sadistic seniors। देखिए जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और जैसा कि ये बोल रहा है पैसेज के अंदर कि अगर हम रैगिंग को लेकर के बात करें, यानी रैगिंग को रोकने को लेकर के बात करें, तो मल्टीपल पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस, बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए हैं, लेकिन हैव फेल्ड टू एंड द डीह्यूमनाइजिंग ऑडियंस जूनियर स्टूडेंट्स। यानी देखिए रैगिंग को लेकर के क्या होता है कि जो ये नियम या कानून बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं कि जो जूनियर स्टूडेंट्स आते हैं कि उनको उनकी रैगिंग न की जा सके। रैगिंग करने का मतलब उनको मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से उनको यातनाएं न दिया जा सके, या उनको एक तरीके से वो लोग करते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रताड़ित ना किया जा सके, शुद्ध हिंदी तो यही होगा। तो उसको लेकर के बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन कोई भी उस चीज को प्रॉबिट नहीं कर पाया पूरी तरीके से। तो वहां पे कह रहे हैं कि सारे के सारे जो नियम कानून है ना वो पूरी तरीके से फेल हुए। और अगर देखा जाए तो स्टूडेंट सब्जेक्टेड टू बाय देयर सैडिस्टिक सीनियर्स। अब ये सैडिस्टिक सीनियर्स क्या होता है, मतलब सैडिस्टिक सीनियर्स का यहाँ पे रेफरेंस ये है कि ये जो सीनियर्स होते हैं वो अपने जूनियर की रैगिंग करते हैं, वो रैगिंग करके उनको अच्छा लगता है, उनको खुशी मिलती है। तो ये जो रेफरेंस यहाँ पे सैडिस्टिक सीनियर्स का वो वही है। तो नियरली 3 months आफ्टर 17-year-old बॉय डाइड ड्यू टू रैगिंग इन वेस्ट बंगाल्स जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये देखिए वेस्ट बंगाल का केस है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। उसमें रैगिंग की वजह से एक 17 साल का बच्चा जो है उसके मरने के 3 महीने बाद सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ द पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के एक ये पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहां का एक सेकेंड ईयर का अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है हैज बीन लेफ्ट ब्रिटलाइज्ड फिजिकली एंड मेंटली। मतलब इसको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया, और शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, फॉर रिफ्यूजिंग टू येल्ड टू मॉनेटरी एक्सटॉर्शन बाय हिज सीनियर्स। और उसको प्रताड़नाएं कैसे दी जा रही थी, वो लोग एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे थे, है ना। जैसे होता नहीं कि ये गुंडे उंडे मवाली होते हैं तो ये डरा धमका करके क्या मांगते हैं, एक्सटॉर्शन मांगते हैं, पैसा दो नहीं तो तुमको मार देंगे, है ना। इस तरीके से उसको लेकर के जब उसने उस चीज को लेकर के रिफ्यूज कर दिया कि नहीं हम तुमको पैसा वैसा नहीं देंगे, तो उसको उन लोगों ने फिजिकली और मेंटली क्या किया, एक तरीके से उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रताड़नाएं दी, है ना।
बोथ स्टेट्स वर among द अर्लीस्ट टू इनैक्ट लेजिस्लेशन बैनिंग रैगिंग। अच्छा, कह रहे ये दो स्टेट हैं जहां दोनों जगह पे आपने केस पढ़ा, एक जो आपका है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर, और एक है आपका तमिलनाडु के अंदर। यही दो स्टेट ऐसे हैं ना जो बिल्कुल शुरुआती दिनों में जब रैगिंग को लेकर के नियम कानून बन रहे थे, तो ये दो ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में इनिशिएट किया था इनके कानून को लेकर के, रैगिंग को बैन करने को लेकर के। अब देखिए ये विडंबना, देखिए यही थे शुरुआत में इनिशिएट करने को लेकर के रैगिंग के कानून को, और इन्हीं के यहां ये घटनाएं हो रही हैं। दैट स्टूडेंट्स अंडरगो सच traumatic experiences despite civil society being rudely awakened by spine-chilling cases of brutalization and even the murder of victims of ragging exposes the gaps in the system that allow a vicious cycle where victims one year became perpetrators the next। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। दैट स्टूडेंट्स, वहां पे कायदे से, यहाँ पे दो स्टूडेंट्स करते तो ज्यादा अच्छा रहता। दैट स्टूडेंट्स अंडरगो सच ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। अच्छा भैया एक चीज बताइए, आगे भी बता देता हूं। डिस्पाइट सिविल सोसाइटी बीइंग रूडली अवेकेंड, ये देखिए सिविल सोसाइटी क्या होती है, यानी आपने देखा होगा जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको आप एनजीओ बोलते हैं। तो एनजीओ जो होती है वो बहुत सारे तरीके से काम करती है, जैसे ह्यूमन राइट्स को लेकर के काम करती है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के काम करती है ना। और इसी तरीके से रैगिंग के क्षेत्र में भी जो मानसिक यातनाएं दी जाती हैं या जो शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं उनके भी उसमें काम करती है। तो इन सारी चीजों को लेकर के इतनी ज्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस है, उसके बावजूद भी कह रहा है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया। ठीक है, इनके साथ इतना गलत हुआ, इतना बुरा हुआ। मतलब हम एक 21वीं सदी में रह रहे हैं जहां पे इन सारी चीजों को लेकर के इतनी अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, उसमें भी ऐसी यातनाएं ये बच्चे झेल रहे हैं। और साथ ही साथ कहते हैं अवेकेंड बाय स्पाइन चिलिंग केसेस ऑफ ब्रूटलाइजेशन एंड इवन द मर्डर ऑफ विक्टिम्स ऑफ रैगिंग। ठीक है, अच्छा अगर हम आपसे यहाँ पे बात करते हैं स्पाइन चिलिंग केसेस का मतलब क्या होता है। स्पाइन चिलिंग केसेस का मतलब होता है हॉरिफाइंग केसेस। मतलब अगर ऐसे केसेस की हम बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग होती है, बहुत ज्यादा डरावनी होती है, तो जाहिर सी बात है अगर आप मॉनेटरी एक्सटॉर्शन के चक्कर में किसी को मार दे रहे हैं, ठीक है, किसी को मानसिक रूप से पीड़ित, मतलब उसको बहुत ज्यादा, जैसे ये लोग ना मतलब वो भी करते हैं शारीरिक रूप से जो मारना पीटना और सेक्सुअली भी हैरेसमेंट ये लोग करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत, आप सोचिए कि आप एक कॉलेज में गए हैं, कहीं यूनिवर्सिटी में गए हैं, नए नए आप हैं, अगर कोई आपको मेंटली, कोई फिजिकली या सेक्सुअली आपको हैरास कर रहा है, कितना गंदा, कितना घिन आ जाती है लोगों को। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो संभल जाते हैं, बाकी लोग तो खुदकुशी कर लेते हैं। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे कि ये ना ये स्पाइन चिलिंग केसेस होती हैं। मतलब अगर क्रूरता की बात करें तो ये बहुत ही घिनौनी, बहुत ही डरावनी चीजें होती हैं। एंड इवन द मर्डर ऑफ विक्टिम्स ऑफ रैगिंग, और रैगिंग की वजह से कितने लोगों को तो मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं। और ये सारी चीजें एक्सपोज करती हैं, यानी उजागर करती हैं सिस्टम के गैप को। यानी ये जो आपकी सिस्टम है, यानी सिस्टम का मतलब ये सरकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके जो गैप है, जो उनकी विफलता है, उनकी जो नाकामी है, उसको उजागर करती है। एंड अलाउ अ विशियस साइकिल वेयर विक्टिम्स वन ईयर बिकम परपेट्रेटर्स द नेक्स्ट। अब देखिए होता क्या है जनरली कि ये ऐसा एक सिस्टम है यहाँ पे जो पहले साल में विक्टिम होता है और बाद में वो जाकर के क्या हो जाता है, परपेट्रेटर। परपेट्रेटर मतलब एक तरीके से मवाली, गुंडा, या जो दूसरों को डराने धमकाने लगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, परपेट्रेटर बोला जा सकता है, राइट। तो फ्रॉम बुलिंग एंड हैरेसिंग फ्रेशर्स टू इंश्योर सबसर्वियंस टू सीनियर्स। अच्छा, ये चाहते क्या हैं कि ये जो इनके फ्रेशर्स होते हैं, नए नए बच्चे, उनको बुली करने या हरास करने के इनके पीछे ये रहता है कि वो सीनियर्स का क्या करें, सबसर्वियंस। सबसर्वियंस का मतलब किसी के अधीन हो जाना। मतलब आप जो भी कह रहे हो वो आपकी बात माने, आप कह रहे हैं कि नाचने के लिए वो नाच रहे हैं, कह रहे हैं कपड़े निकालने को आप कपड़े निकाल दो, है ना। मतलब उनकी हर चीज को आप मानना, वो होता है सबसर्वियंस, मतलब ओबीडियंट हो जाना एक तरीके से। एक्ट ऑफ रैगिंग्स हैव टेकन परवर्स एंड क्रूअल फॉर्म्स इंक्लूडिंग थ्रू सेक्सुअल अब्यूज। अब भाई रैगिंग की बात करें तो रैगिंग में पहले हमें क्या लगता था, ऊपर ऊपर से यही लगता था कि सीनियर थोड़े छेड़ते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन नहीं, इसमें देखिए क्या क्या है, क्रूअल फॉर्म्स इनके हैं, थ्रू सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, इंटेंडेड टू डीह्यूमनाइज विक्टिम। डीह्यूमनाइज का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना। अब जैसे हमने बोल दिया कि उन्होंने उनका डिसरिस्पेक्ट किया, तो डिसरिस्पेक्ट कई तरीके से हो सकता है। ये थोड़ी किसी को गाली देकर डिसरिस्पेक्ट हो। अगर आपने किसी को गाली दी, किसी को आपने थप्पड़ मारा, किसी के साथ आपने बदसलूकी की, किसी को आपने मारा पीटा या किसी तरीके की चीजें, सब डिसरिस्पेक्ट ही है।
An act of indiscipline has evolved into one that involves elements of criminality. अच्छा, इसी तरह की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो इनडिसिप्लिन होती है, और एक समय पे वो जाकर के क्रिमिनलिटी में बदल जाती है. And while unlike earlier ragging is no longer a given on campuses. अच्छा, अगर अभी हम अपन बात करें ना, ये पहले की तरह आपको रैगिंग तो दिखेगी नहीं, जैसे पहले बहुत आम हुआ करता था, अब उतना आम तो नहीं रह गया है. इट इज एविडेंट दैट विक्टिम्स आर नॉट जस्ट द फ्रेशर्स एंड द हरासमेंट एक्सटेंड बियॉन्ड द इनिशियल मंथ ऑफ अ न्यू एकेडमिक ईयर एज सीन एबव. लेकिन ये भी साथ ही साथ ये चीज बताई जा रही है कि ये इनिशियल डेज की बात नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नया नया एडमिशन लिया तो वो इनिशियली आया कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर, ये बात वहीं तक की नहीं है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सटेंड बियॉन्ड द इनिशियल मंथ, मतलब ये इनिशियल मंथ के आगे भी जाता है. मतलब ये लोग रैगिंग करते रहते हैं, ये परेशान आगे तक करते रहते हैं. द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड आर.के. राघवन कमेटी हैड कैप्चर्ड द कॉजेज एंड सजेस्टेड एक्शनेबल रेमेडीज. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया आर.के. राघवन कमेटी को, और उन्होंने कहा कि ये जो इनके पीछे कॉजेज वगैरह हैं, इनको आप समझिए, पता करिए और सजेस्ट करिए क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं, मतलब एक्शनेबल रेमेडीज हो सकती हैं जिससे इनको रोका जा सके. इन इट्स 2007 रिपोर्ट द मेनेस ऑफ रैगिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एंड मेजर्स टू कर्ब इट. तो कह रहे हैं कि जो रैगिंग को लेकर के जो मेनेस खतरा होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर और उनको कंट्रोल करने को लेकर कि ये सारी चीजें इस कमेटी के ऊपर डाली गई थी कि आपको करना है पता. द पैनल राइटली कैटेगराइज रैगिंग एज अ फॉर्म ऑफ साइकोपैथिक बिहेवियर एंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ डेविएंट पर्सनालिटीज. अब देखिए, एक्चुअली रैगिंग में जो भी, मतलब देखो, छोटी मोटी रैगिंग करना, मजे लेना, जैसे मूवीज वगैरह में थोड़ा बहुत दिखाया जाता है पहले हंसी मजाक में, वो तो अलग बात है. लेकिन जिस तरीके से ये मानसिक यातनाएं देते हैं या शारीरिक रूप से यातनाएं देते हैं या सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, तो ये एक तरीके से साइकोपैथिक बिहेवियर होता है भैया. एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता किसी को ये सारी चीजें, है ना, इतने हद तक वो नहीं गिर सकता है. तो ये साइकोपैथिक बिहेवियर होता है, और ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये डेविएंट पर्सनैलिटीज. ठीक है, डेविएंट पर्सनैलिटीज क्या होती है, मतलब ऐसा बिहेवियर जो बहुत ज्यादा वायलेंट होता है, बहुत ज्यादा क्रूएल या ब्रूटल होता है, राइट, उसे हम डेविएंट पर्सनालिटीज कहते हैं. इन 1999 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी कमेटी हैड रिकमेंडेड अ प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ट्रिपल-P. मतलब इन्होंने एक, ये जो भी आप यूजीसी देख रहे हो, ये कमेटी ने रिकमेंड किया था प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन और पनिशमेंट अप्रोच टू कर्ब रैगिंग, की रैगिंग को रोकने के लिए 3 चीजें. येट एज द राघवन कमेटी पॉइंटेड आउट मेनी स्टेट लॉज ओनली सीक टू प्रोहिबिट एंड नॉट प्रिवेंट. अच्छा, बहुत सारे लोगों को उन्होंने, जो राघवन कमेटी ने इस चीज की तरफ इशारा किया कि बहुत सारे जो स्टेट हैं, पहली बात तो मतलब स्टेट लॉज है, ठीक है, उनमें जो कानून है वो इस चीज को सीक करती है, ठीक है, और इसको प्रिवेंट नहीं करती है. जैसे मान लीजिए किसी चीज के पीछे, मतलब ये है कि आपने रीजन जान लिया, क्या रीजन है, लेकिन भैया आपका मेन जो मोटिव होना चाहिए उसको रोकना, ना कि उसके बारे में पता करना, है ना. रैगिंग इन इट्स वर्ड वाइल प्रिवेंशन मस्ट लीड टू प्रोहिबिशन, द रिवर्स नीड नॉट बी ट्रू डिस्पाइट द यूजीसी रेगुलेशंस ऑन कर्बिंग द मेनेस ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशन 2009 एक्सेप्ट फॉर. अच्छा, ये बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर आता है, एक्सेप्ट के साथ फॉर प्रीपोजिशन यूज होता है, राइट, इसको ध्यान रखना. फॉर्मेलिटीज सच एज कंडक्टिंग फ्रेशर्स पार्टीज. अच्छा, जनरली ये लोग क्या करते हैं, जैसे कंडक्ट करते हैं फ्रेशर पार्टीज, मैंडेटिंग अंडरटेकिंग्स फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अगेंस्ट इंक्लूडिंग इन रैगिंग एंड पुटिंग अप नो रैगिंग नोटिस. अच्छा, ये छोटे छोटे इवेंट कराए जाते हैं जहां पे रैगिंग न करने को लेकर के इनसे कसम खिलाई जाती है, फ्रेशर पार्टीज करी जाती हैं जिससे इनके बीच की जो हार्मनी है, तालमेल है, सामंजस्य है, वो चीजें बढ़े. ठीक है, स्टेक होल्डर्स हैव डन लिटिल टू प्रिवेंट इट. तो अच्छा, आगे ये कहते हैं कि पुटिंग अप नो रैगिंग नोटिसेस, ये सारी चीजें लगाई जाती हैं, नो रैगिंग नोटिसेस वगैरह सब लगते हैं, लेकिन कह रहा है कि इनको रोकने को लेकर के जो प्रयास होते हैं न के बराबर, मतलब ऐसे कह लीजिए दुनिया भर के आडंबर किए जाते हैं. पार्टीज होंगी, इसको लेकर के एड्रेस किया जाएगा, स्पीच दी जाएगी, नोटिसेस लगाए जाएंगे, कसम खिलाई जाएगी, सब ये सब होते हैं जो एक तरीके से दिखावेबाजी आप कह सकते हैं. बट इनको रोकने के लेकर के अगर हम बात करें तो लिटिल यानी ना के बराबर चीजें की जाती हैं. इंस्टीट्यूशंस मस्ट क्रिएट एन इनकरेजिंग एटमॉस्फेयर वेयर टीचर्स एंड हॉस्टल वार्डन्स एंड नॉट parents living in a distant place are the first point of contact for victims. There must be greater accountability by education institutions to prevent ragging. तो जाहिर सी बात है भाई, जिस स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो बच्चा पढ़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो रैगिंग को क्या करे, प्रिवेंट करे. अच्छा, एक बात बताऊं,
जो लोग रैगिंग करते हैं वो तो देखो क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं, मतलब रैगिंग का भी एक लेवल होता है, अगर उस लेवल के ऊपर आप चले गए तो ऑब्वियस सी बात है वो साइकोपैथिक उनका बिहेवियर होता है, डेविएंट वो पर्सनालिटीज होते हैं। बट जिन बच्चों के साथ ऐसा किया जाता है ना, अगर वो दो बहुत सारी चीजें होती है, या तो वो खुद को मार लेगा, ठीक है, या वो पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो जाएगा, जो करने आया है वो नहीं करेगा, डरा डरा रहेगा, सहमा सहमा रहेगा, ट्रॉमेटाइज हो जाएगा वो पूरी तरीके से, या अगर वो बच गया इससे निकल के, या तो क्रिमिनल बन जाएगा। ठीक है, यही होता है, मतलब इसके परिणाम कभी अच्छे नहीं हो सकते, इसके परिणाम बद से बदतर ही हो सकते हैं रैगिंग के। तो ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, इसको प्रिवेंट करने के लिए। एज द राघवन पैनल रिकमेंडेड, रेगुलेटरी अथॉरिटीज मस्ट इंश्योर रैगिंग फ्री कैंपस। इस पैनल ने रिकमेंड किया था जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि जो कैंपस हो रैगिंग फ्री हो। And this has a direct bearing on the maintenance of academic standards in individual institutions. Governments must be earnest in implementing regulations following which campuses would not be safe for students. ठीक है, तो ये मिला जुला के हमने पढ़ लिया। तो आइए देखते हैं what are the primary issues highlighted in the passage regarding the ongoing problem of ragging in education institution. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रैगिंग की जो चल रही समस्या है उसके संबंध में पैसेज में जो प्राइमरी इशू है वो क्या है। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट रैगिंग अमंग स्टूडेंट्स। क्या हमने दूर दूर तक ऐसा पढ़ा था क्या कि लैक ऑफ अवेयरनेस है? नहीं भैया, अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसके बावजूद उसमें लिखा भी गया था कि प्रॉपर अवेयरनेस होने के बाद भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो ये तो नहीं होगा। इन इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट एंड लेजिस्लेशन फेलिंग टू प्रिवेंट रैगिंग। एक्चुअली हमने शुरुआत में ही पैराग्राफ में पढ़ा था कि इनके जो लॉज, मल्टीपल पीसेस ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, लेकिन कोई भी रूल इसको रोकने में सक्षम नहीं रहा, मतलब सारे के सारे क्या रहे, फेल्ड टू एंड दिस रैगिंग, या फेल्ड टू एंड रैगिंग। तो रैगिंग को एंड करने में सारे के सारे क्या रहे, फेल रहे। तो यही करेक्ट आंसर है। अब्सेंस ऑफ एनी लॉज, ऐसा तो है नहीं कि कोई लॉज ही नहीं है। लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम, ये भी नहीं है। आगे देखिएगा, बेस्ड ऑन द पैसेज के आधार पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सत्य है अबाउट द नेचर ऑफ रैगिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रैगिंग के नेचर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। रैगिंग इज लिमिटेड टू बुलिंग एंड डज नॉट इन्वॉल्व फिजिकल हार्म, ये तो साफ साफ तौर पे गलत है भैया, फिजिकल हार्म तो करते ही करते हैं। रैगिंग इंसिडेंट्स आर डिक्रीजिंग ड्यू टू इफेक्टिव लेजिस्लेशन, ऐसा तो हमने शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़ लिया, हमने कहीं नहीं देखा कि इनके जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं जिसकी वजह से रैगिंग इंसिडेंट्स कम हो रहे हैं। रैगिंग हैज इवॉल्व्ड टू इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनलिटी एंड सेक्सुअल अब्यूज, ये बिल्कुल सही है। ठीक, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज डिस्कसिंग द ऑनगोइंग इशू ऑफ द रैगिंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस? ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल, न्यूट्रल एंड अनबायस्ड, क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड, इंडिफरेंट। देखो ऑप्टिमिस्टिक तो ये होपफुल कहां से हो सकता है, मतलब पूरे पैसेज को पढ़ा आपने ढंग से तो आपको ये डिप्रेस कर दिया होगा, ठीक है, पहला पैसेज भी आपको डिप्रेस कर दिया होगा, दूसरा भी। डिप्रेसिंग वो चीज होती है जो बहुत नेगेटिव होती है, और ये पैसेज नेगेटिव था तो कहीं से हमें होप तो दिखा ही नहीं, अनबायस्ड भी नहीं था, ठीक है, क्रिटिकल और कंसर्न था। एक तो क्रिटिकल था, दूसरा कंसर्न था। भाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों को विचार करना चाहिए, चिंता का विषय है, ठीक है। What is the main theme of the passage? पैसेज का मेन थीम क्या है? The evolution of student behavior in education institutions, the ineffectiveness of laws and regulations in preventing ragging, the importance of freshers parties in educational institutions, the role of parents in combating the issue of ragging। ठीक है, बताओ इसको जरा। बी 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 बताओ। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? दो पैसेज ठीक ठीक से समझ में आ गए सबको? कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब मैं फिर से एक तीसरा पैसेज देता हूं तुम लोगों को, और अगर तुम लोग कॉन्फिडेंटली इसको कर पा रहे होगे, अच्छे से समझ पा रहे होगे, बहुत अच्छी बात है। अपना मुझे अभी जब ये टोटल 16 क्वेश्चंस खत्म होंगे तो मुझे अपना एक बार वो स्कोर भी तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुमने कितना सही किया कितना नहीं किया, ठीक है। चलो
नेक्स्ट वाले पे पहले आ जाओ। तो इसके लिए भी तुम्हें 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा और उसके लिए भी। तो चलो शुरू करो। दूसरा करो। चलिए, टोटल मैंने आपको 3 मिनट दिया था। एक ये स्लाइड था, दूसरा ये स्लाइड था। अब इसके क्वेश्चन करिए। हर क्वेश्चन पे आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। अच्छा सुनिए, एक मिनट। क्वेश्चन के साथ ये भी थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा। अभी मैंने जस्ट मैसेज आया था टेक्निकल टीम का। जैसे आप लोग की प्रॉब्लम थी कि 31 कमेंट करते हैं तो 30 सेकंड के बाद कमेंट आपका दोबारा से हो पाता है। जरा ये एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या ऐसा अभी भी हो रहा है क्या? मुझे बता दीजिए लगे हाथ। तो चलिए बताइए इसका। चलो भाई, हो गया। अच्छा ये बताओ, कमेंट को लेकर के क्या
अभी भी ऐसा हो रहा है क्या? 30 सेकेंड्स के बीच में ऐसा हो रहा है अभी? तो अभी लगे हाथ मैसेज कर दूंगा, टेक्निकल टीम अभी लाइव क्लास चल रही है तो हो जाएगा। जी सर, अभी 30 सेकेंड्स लग रहे हैं। अच्छा, अभी भी 30 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है। रुको मैं मैसेज कर दे रहा हूँ। स्टिल 30 सेकेंड्स लग रहे हैं एक कमेंट के बाद। अच्छा ये बता दो, तुम लोग ये एप्लीकेशन से कर रहे हो या फिर लैपटॉप पे देख रहे हो? मतलब देख कहाँ रहे हो? ये दोनों जगह पे होता है? एप्लीकेशन पे देखते समय, लैपटॉप पे देखते समय, दोनों समय होता है या किसी एक चीज पे होता है? मतलब एप्लीकेशन पे एनी टाइम आप कमेंट कर सकते हैं और वेबसाइट पे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये भी बता दो जरा। वेबसाइट के थ्रू करने पर ओके। फोन में तो नहीं हो रहा है ऐसा, लैपटॉप में होता है। ओके ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। एप्लीकेशन पर नहीं होता है ऐसा बच्चों ने बोला है। चलिए ये देखो मैंने मैसेज कर दिया। तुम लोग का जो भी यार ना इशू रहते हैं भाई, मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, अब हो जाए जल्दी से ये भी, ठीक है। तो चलो आ जाओ पहले इस पे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इन दिस न्यूज़पेपर फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से खबर है, एक न्यूज़पेपर है जहां से उसके रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ वुमेन हु अदरवाइज प्ले द रोल ऑफ सेवियर्स एज अ कम्युनिकेशन ऑफिसर्स फॉर उत्तर प्रदेश डायल 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन आर प्रोटेस्टिंग इन डिस्ट्रेस। अब देखिए, थोड़ा सुनकर के ये आपको लगेगा अचंभित, ठीक है, क्योंकि लखनऊ से न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट के अनुसार जो सैकड़ों औरतें हैं जो काम करती हैं कम्युनिकेशन ऑफिसर्स फॉर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबको पता होगा 112 एक इमरजेंसी हेल्पलाइन है, और इस पे एक्सीडेंट को लेकर के, छेड़खानी को लेकर के, मतलब हर तरीके की जो भी केसेस वगैरह होती हैं इस पर सुने जाते हैं। और इनमें जो काम करने वाली औरतें हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब मुद्दा इस बात का है कि प्रोटेस्ट किस चीज को लेकर के कर रही हैं। सिंपली पुट दियर ग्रीवेंस इज टू फोल्ड। इसके दो कारण हैं। वन, दे असर्ट दैट 11,400 फॉर अ मंथ्स वर्क, क्योंकि इनका मानना यह है कि इनको जो सैलरी मिलती है वो 11,400 रुपए मिलती है। अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 380 रुपए है। वेयर अ रेगुलर डे इन्वॉल्व्स हैंडलिंग एट 600 इमरजेंसी कॉल्स रैगिंग फ्रॉम रोड एक्सीडेंट्स टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन टू हैरेसमेंट। कह रहे हैं कि एक दिन में तकरीबन तकरीबन उन्हें 600 कॉल जो है वो रिसीव करने होते हैं, जो कि रोड एक्सीडेंट से लेकर के विमेन को हैरेसमेंट जो किया जाता है वो सारी चीजें उसमें शामिल होती है। इज नॉट एडिक्वेट रेम्यूनरेशन। उनको लगता है ये जो उनको रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, मतलब जो उनको पेमेंट किया जा रहा है, वो इतना ज्यादा पर्याप्त नहीं है जितना वो काम कर रही है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से भी यार, ये बड़ी बात है कि आप क्या कर रहे हो, आप दिन भर में 600 तकरीबन 600 कॉल्स रिसीव कर रहे हो, और बहुत बड़ी बात होती है। और आपको 11,400 380 इतने में तो आजकल जो मजदूर बेचारे काम करते हैं वो इससे ज्यादा दिहाड़ी लेकर के जाते हैं ना। तो व्हाट मेक्स इट वर्स इज द फैक्ट दैट देयर सैलरी हैजंट इंक्रीज व्हाइल द वर्ल्ड अराउंड देम एज हैज गॉन थ्रू अपविल्स इंक्लूडिंग अ ग्लोबल पैंडेमिक एंड हिस्टोरिक इन्फ्लेशन। अब कह रहे हैं कि देखो मुद्दा क्या चीज को लेकर के है कि ये चीज और ज्यादा वर्ष कब हो जाती है। अब इस पूरी दुनिया में आप देखेंगे एक हिस्टोरिक इन्फ्लेशन हुआ है। इन्फ्लेशन मतलब जब महंगाई बढ़ जाती है। ग्लोबल पैंडेमिक आया है, तो भाई जब ग्लोबल पैंडेमिक आया, लोगों के पास आपने देखा होगा जो भी काम थे वो उनके छूट गए, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से जो आपकी सैलरी है वो भी तो बढ़नी चाहिए। अब महंगाई बढ़ रही है बट आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो ये तो प्रॉब्लम है ना। तो ये इनका सबसे बड़ा मुद्दा था कि सब कुछ हो रहा है, उसमें पैंडेमिक आया जो कि
ग्लोबल लेवल पे हिस्टोरिक इन्फ्लेशन आया, ग्लोबल लेवल पे इतनी महंगाई बढ़ गई, लेकिन हमारी सैलरी स्टिल वही है। द सेकेंड कंप्लेंट, और दूसरा जो इनका शिकायत था ऑफ द कम्युनिकेशन वर्कर्स इज अबाउट द लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। अब ये जॉब सिक्योरिटी को लेकर भी इनको चिंता है। कारण क्या है, अगर जिनको ना पता हो ध्यान रखिएगा, सिंस दे आर एम्प्लॉयड बाई ए प्राइवेट फर्म एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट। इनकी नौकरी जो है, इसको गवर्नमेंट की नौकरी मत समझिएगा, एक प्राइवेट फर्म के थ्रू ये लोग इनको एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो भाई अगर एक बार आप गवर्नमेंट जॉब में हो गए, ये तो सिक्योरिटी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन जब तक आप रहेंगे इस दुनिया में आपकी नौकरी चलती रहेगी। लेकिन ये है कि प्राइवेट फर्म की नौकरी है, तो दैट्स वाई ये लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी भी है। बहुत ज्यादा अगर आप लोग हल्ला करोगे, हमको कम देते हैं कम देते हैं, आपको निकाल देंगे, बाकी लोग तो वैसे ही डर गए कि यार हमको भी निकाल देंगे, जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, है ना। On the face of it, this is just one local protest. However, seen in the broader context of India's, कह रहे हैं ये तो एक छोटा सा लोकल प्रोटेस्ट है जो कि लखनऊ की तरफ से आ रहा है, लेकिन अब इसको दूसरा एंगल दे रहा है ऑथर। वो कह रहा है कि अगर आप इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, ऑफ इंडियाज एम्प्लॉयमेंट डेटा, दिस प्रोटेस्ट अंडरलाइंस अ सॉबरिंग रियलिटी स्पेशली फॉर वुमेन इन इंडियाज लेबर फोर्स। अच्छा, औरतों को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के इतनी दुहाइयां दी जाती हैं, ठीक है, उनको लेकर के इतने अधिकारों की बात होती है, नियम कानून की बात होती है, तो कह रहा है कि अगर आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। उनको पूरे दिन दिन भर उनसे काम लिया जा रहा है, 380 रुपए पर डे के हिसाब से उनको 11,400 रुपए महीने का दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपसे एक सवाल हो गया, आप सोचिए इस बारे में, है ना। आगे कहते हैं कि व्हेन द ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट डेटा फॉर इंडिया वाज रिलीज लास्ट। अब देखिए यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि लास्ट महीने में जो ये डेटा रिलीज हुआ था ना, ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट डेटा जो रिलीज हुआ था लास्ट मंथ में, देयर वर 4 की टेकअवेज। अब उसके अंदर ये आपको 4 ऐसे कारण बता रहे हैं, ठीक है, 4 ऐसे प्रमुख बिंदु थे उसमें। और आगे कहते हैं कि वन दैट मोस्ट ऑफ द हेडलाइन इंडाइसेस कंटिन्यू टू इंप्रूव, राइट। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि वो एक्चुअली अधिकांश जो मेन एक तरीके से सुधार के पक्ष में थे, कि मतलब किन किन चीजों पे सुधार होना चाहिए। दिस included improving the labor force participation rate, implying more people were demanding jobs, falling unemployment rate, implying the ratio of those who looked for a job and failed to get one is failing, and rising workplace population ratio, implying that overall the ratio of employed people and the total population was rising। तो उनका ये कहना था कि देखिए, वो कह रहे थे कि इसमें अगर हम बात करते हैं, अगर जो लोग काम करते हैं उनकी भागीदारी है उसका सुधार होना चाहिए, जिसका मतलब है कि अधिकांश लोग नौकरी की मांग कर रहे थे। यहाँ पे लिखा है ना, इम्प्लाइंग मोर पीपल वर डिमांडिंग जॉब्स, ठीक है, अधिक नौकरी की मांग है। बेरोजगारी दर का गिरना, अगर हम बात करें, फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इम्प्लाइंग द रेशियो ऑफ दोज हु लुक्ड फॉर अ जॉब एंड फेल टू गेट वन इज फॉलिंग, मतलब जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे उनको नौकरी भी नहीं मिल रही थी, है ना। ये भी एक मुद्दा यहाँ पे था कि यार अब नौकरी की तलाश करने वाले असफल रहे। और अगर हम लोग बात करते हैं एंड राइजिंग वर्क फोर्स पॉपुलेशन रेशियो की, इम्प्लाइंग दैट ओवरऑल द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड पीपल एंड देयर टोटल पॉपुलेशन वाज राइजिंग। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो कुल जनसंख्या के मुकाबले रोजगार में लगे लोगों का जो अनुपात है वो बढ़ रहा था, राइट। टू दैट मोस्ट ऑफ दिस पॉजिटिव चेंजेस वर हैपनिंग ड्यू टू वुमेन एंटरिंग द वर्कफोर्स। 3, द मोस्ट ऑफ द न्यू जॉब्स वर ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी। अब कहता है कि मोस्ट ऑफ द न्यू जॉब्स वर, और जो नई जॉब थी उसमें से ज्यादातर की जो क्वालिटी थी वो पुअर थी। पुअर क्वालिटी किसी जॉब को लेकर के हम तब बोल सकते हैं जब काम बहुत ज्यादा कराया जाए लेकिन पैसा बहुत कम हो और जॉब को लेकर के सिक्योरिटी ना हो, तो ये पुअर क्वालिटी की जॉब मानी जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर मंथली इनकम्स आर मच लोअर देन रेगुलर वेजेस, इनकी मंथली इनकम बहुत कम थी। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स, बी इट फॉर रेगुलर वेजेस, कैजुअल लेबर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, had remained largely stagnant over the past 6 years. Simply put, women were entering the job market driven by economic waves. अब कह रहे हैं कि भाई अगर हम बात करते हैं, चाहे वह रेगुलर वेतन हो, चाहे अस्थायी श्रमिक हो या खुद का रोजगार हो, पिछले 6 वर्षों में लगभग स्थिर बनी रही थी। सीधे शब्दों में कहें तो महिलाएं आर्थिक संकट के कारण नौकरी के बाजार में प्रवेश कर रही थी। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, वुमेन आर एंटरिंग द जॉब मार्केट ड्रिवन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जाहिर सी बात है, अब देखो पहले तो एक आदमी कमाता था, सब लोग 6 लोग खा लेते थे। अभी क्या है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ी, लोगों की जरूरतें भी बढ़ी हैं। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस लोग झेल रहे हैं उसकी वजह से औरतें भी जॉब वगैरह में आ रही हैं।
द डिस्ट्रेस कॉल फ्रॉम द वुमेन वर्कर्स इन लखनऊ प्रोवाइड्स अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द मैक्रो डेटा। देखो जी, अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट, क्योंकि देखो आखिरी तक पढ़ा करो, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लखनऊ में महिला श्रमिकों की संकट जो है जॉब को लेकर के, ये एक तरीके से देखा जाए तो वास्तविक जीवन का उदाहरण देती है। द वर्कर्स क्लेम दैट इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू देयर कंप्लेंट्स द पुलिस लाठी चार्ज देयर प्रोटेस्ट मार्च एंड टुक देम फॉर राइटिंग। और उनकी क्लेम को सुनने के बजाय, मतलब उन्होंने जिस चीज को लेकर के अपनी दिक्कतें बताई थी उसको तो कायदे से सरकार को सुनना चाहिए, लेकिन उसके बजाय उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। ये हमारे देश की विडंबना है भैया। और उनको दंगे वगैरह आपने भड़काए हैं, मतलब लाठी चार्ज किया और उन पर दंगा करने का मामला भी दर्ज कर लिया। अब सोचिए क्या कर सकते हैं आप इसी सरकार को चुनते हैं और यही सरकार आपको लाठी मारती है। समझ रहे हैं? कभी सोचेंगे तो फिर क्या ही बोले इस पे। द सॉल्यूशंस हाउएवर लाई फार अवे फ्रॉम द पुलिस डोमेन। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज ब्रॉड based economic growth, an economy that creates so many new and well paying jobs that young women enter the workforce out of the choice, not stress। आगे कहते हैं कि हालांकि समाधान पुलिस के दायरे से बहुत दूर है, क्योंकि ये समाधान पुलिस तो कर नहीं सकती। जो जरूरी है कि वह कि अगर हम आर्थिक विकास की बात करें तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो इतनी नई और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां पैदा करे, और जो युवा महिलाएं हैं अपनी मर्जी से जो भी काम कर रही हैं, ठीक है, उनकी बेहतरी के लिए भी सोचे। तो अब मिला जुला करके देखते हैं ये क्या कहता है कि बेस्ड ऑन द पैसेज के आधार पर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी ग्रीवेंस ऑफ द वुमेन कम्युनिकेशन ऑफिसर्स वर्किंग फॉर उत्तर प्रदेश डायल 1112 इमरजेंसी हेल्पलाइन। दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लैक ऑफ एडवांस्ड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। अच्छा, क्या वो इस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी कि उनके पास एडवांस्ड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट नहीं है? इसके लिए तो था ही नहीं, ये तो काटो। दे असर्ट दैट अ मंथली सैलरी ऑफ 11,400 यानी 11,400 which equates to ₹380 per day for handling at 600 emergency calls is not adequate remuneration। अगर अपन बात करें तो उनका जो लड़ाई था वो इसी चीज के लिए था, जो कि हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था। जितना वो काम करते हैं उसके हिसाब से जो उनको वेतन दिया जाता है बहुत कम दिया जाता है। आगे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार व्हाट इज ट्रू अबाउट द जॉब सिक्योरिटी ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफिसर्स एम्प्लॉयड बाय द प्राइवेट फर्म और उत्तर प्रदेश डायल 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन। देयर प्राइमरी कंसर्न इज द लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। अच्छा, क्या इनका ये प्राइमरी कंसर्न था? ठीक है, एज दे आर एम्प्लॉयड बाय ए प्राइवेट फर्म एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, दे हैव स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, उनकी जॉब सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग तो किसी हाल में नहीं थी, वो हमने पढ़ लिया था। द कम्युनिकेशन ऑफिसर्स आर प्रोटेस्टिंग टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर, ये भी नहीं था। जॉब सिक्योरिटी इज नॉट अ कंसर्न, ये तो भी गलत हो गया। एक ही सही हो गया हमारा ये, ठीक है, क्योंकि सब तो एलिमिनेट हो गया, गलत था। What is the tone of the passage? Optimistic and hopeful about the future of employment in India. Indifferent and neutral, presenting facts without any emotional engagement. Critical and concerned, highlighting the struggles faced by women in the workforce. Excited and enthusiastic about the current state of employment in India. तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या एक्साइटेड एंड इंथुजियास्टिक था? क्या ये ऑप्टिमिस्टिक? दो पॉजिटिव तो था ही नहीं, पहली बात तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। बात आती है नेगेटिव पे, तो नेगेटिव में देखें तो क्या ये इंडिफरेंट और न्यूट्रल था? इंडिफरेंट मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया, न्यूट्रल का तो सेंस नहीं बनता। ये क्रिटिकल एंड कंसर्न था, यानी आपका सी। What inference can be drawn about the nature of economic growth needed in India as suggested by the passage? Economic growth should focus on creating self-employment opportunities for women. The emphasis should be on broad-based economic growth that generates well-paying jobs, enticing young women to join the workforce by choice। यानी दूसरा, ये लास्ट वाला आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ये वाला जिसमें लास्ट में हम लोगों ने क्या लिखा था, देखिए, what is required is broad based economic growth and an economy that creates so many new and well paying jobs माफ करिएगा, that young women enter the workforce out of the choice not distress। ठीक है, इसलिए जब भी किसी पैसेज को पढ़ा करो बिल्कुल लास्ट तक पैसेज को पढ़ा करो, क्योंकि जनरली हमने ये देखा है कि जो आखिरी का पैराग्राफ होता है उससे क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, तो 3 पैसेज हम लोगों ने तकरीबन 1 घंटे के अंदर कर लिया यार। अच्छा एक्यूरेसी है, क्योंकि उसमें तुम भी कर रहे हो, फिर हम तुमको पूरी बातों को समझा भी रहे हैं। तो चलो 3 पैसेज हो गया, आ जाओ। 1 मिनट का टाइम है, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है,
पढ़ना शुरू कर दो। चलो जी, मुझे लग रहा है आपने पढ़ लिया होगा। आ जाइए, एक एक करके आंसर बताइए, 15 सेकेंड का टाइम है। पहला क्वेश्चन बताओ। दूसरा बताओ। तीसरा बताओ। चौथा बताओ। डन। देखते हैं इसमें कितना सही किया। ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है क्लोज टेस्ट के अंदर। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमेशा से फॉलो करना, कभी उसमें तो तुम्हें चूक करना ही नहीं चाहिए। बट बहुत लोगों को इतनी जल्दबाजी होती है कि पूरा वो पढ़ते ही नहीं है। कभी वो ऐसा पढ़ता जाएंगे, वो उसको भरते जाएंगे और बाद में देखते हैं कि तुक्का लगा तो लगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। और ऐसे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन हमें लगता है कि ऐसे में जब आप ऐसे पढ़ते और भरते जाते हैं ना, तो एक्यूरेसी कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो इस वजह से अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बेहतर करिए और पेशेंस रख के एक बार पढ़ लिया करिए। जैसे द रिवर्बरेशंस फ्रॉम द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया बीइंग फेल्ट इन मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। कह रहे पश्चिम एशिया में चल रहे जो कन्फ्लिक्ट की गूंज है वो दुनिया भर के बाजारों में महसूस की जा रही है। देखो, जैसा कि जितना मुझे पता है, आप अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना। वेस्ट एशिया, जिसको हम लोगों ने अभी थोड़ा पैसेज में पढ़ा था कि ये मिडिल ईस्ट को बोला जाता है, और मिडिल ईस्ट के अंदर जैसे सीरिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, लेबनान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और आपका इसराइल हो गया, ये सारे देश आते हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर वहां पे कोई भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो जो उसकी असर होगा, जो उसका अफेक्ट होगा, आपको पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, कहीं कहीं हर देश एक दूसरे से कनेक्ट है किसी न किसी चीज को लेकर के, आयात को लेकर के, निर्यात को लेकर के, है ना। तो अगर कहीं एक जगह पे कन्फ्लिक्ट चलने लग रहा होता है तो उससे जो प्रभाव है वो हर जगह पे पड़ रहा होता है। तो बीइंग फेल्ट इन मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन मंडे, इंडियन मार्केट्स आर एग्जिबिटेड वीकनेस एंडिंग द डे डाउन 0.7%। और कह रहा है सोमवार को जो भारतीय बाजारों में भी कह रहा है वीकनेस देखी गई है, और दिन का जो इनका एंड था 0.7% की गिरावट के साथ हुआ है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्लोज टू ₹1000 करोड़। और कह रहा है विदेशी पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स थे ने करीब 1000 करोड़ रुपए निकाल लिए। देखिए, हमेशा ये इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जहां पे इनको समझ में आया कि मार्केट ढीला पड़ रहा है, वो अपना पैसा तुरंत खींच लेते हैं। भाई, अगर आप भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको लग रहा है कि अगर आपको प्रॉफिट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर हो रही है या नहीं हो रही है उतनी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपना पैसा क्या होगा, तुरंत खींच लेंगे, तुरंत अपना पैसा निकाल लेंगे। क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज अराउंड 4% एज फियर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द रीजन गेन ट्रैक्शन। और कह रहे हैं कि देखो, ये जो कच्चे तेल हैं, जो क्रूड ऑयल हैं, इनकी कीमतों में 4% की बढ़ोतरी देखी गई है।
while इंडियन स्टॉक मार्केट रिकवर्ड ऑन ट्यूसडे। अब कह रहे हैं कि चलो हालांकि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो ट्यूसडे को रिकवर की थी, कंटिन्यूइंग कंफ्लिक्ट इन द रीजन इज ओनली लाइकली टू ऐड टू द अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी वेन्ड डाउन बाई टाइटर फिनेंशियल कंडीशन। और कह रहे हैं मंगलवार को जहां भारतीय शेयर बाजारों में सुधार हुआ, वहीं क्षेत्र में जारी जो इनका कॉन्फ्लिक्ट था उससे जो आपका ग्लोबल मार्केट था उसमें अनसर्टेनिटी बनी हुई थी और बढ़ने की संभावना भी थी। ठीक है, ये तो खैर उन्होंने एक रेफरेंस ले लिया। खैर इंडियन स्टॉक मार्केट ने ट्यूसडे को थोड़ा सा रिकवर किया था, ये नहीं कह रहे पूरी तरीके से बहुत ऊपर चला गया, थोड़ा रिकवर किया था, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू है ना, तो उसकी वजह से अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट में बनी हुई है। ठीक है, तो ये बनी हुई है और जो एक तरीके से कह सकते हैं फिनेंशियल कंडीशन है वो भी टाइटर मतलब, ठीक है, अप एंड डाउन हो सकता है। और पर्टिकुलर कंसर्न इज द इंप्लीकेशन फॉर क्रूड ऑयल प्राइसेस इन सितंबर, प्राइसेस वर अराउंड इतना पर बैरल आफ्टर सऊदी अरेबिया एंड रशिया एंड अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ देयर प्रोडक्शन कट्स प्राइसेस एंड ईज्ड देयर आफ्टर फॉलिंग टू रफली 85 अटैक बाई हमास। अब कह रहे हैं कि अब अगर हम लोग बात करते हैं सितंबर में सऊदी अरब और रूस द्वारा अपनी उत्पादन में कटौती के विस्तार की घोषणा के बाद कीमतें इतने बैरल के आसपास मंडरा रही थी और इसके बाद कीमतें कम हो गई थी। ठीक है, तो चलो अब एक मिला जुला करके हमको आइडिया लग गया कि ये जो वेस्ट एशिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जारी है उसकी वजह से जो पूरे वैश्विक बाजार में जो उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है उसकी वजह से क्या क्या चीजें हो रही है, तो एक हमको प्रॉपर आइडिया लग गया। ठीक है, तो अब आते हैं इसको फिल करते हैं। तो पहले वाले में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पे समझे, इन क्या है, प्रेपोजिशन है, वेस्ट एशिया क्या है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, प्रेपोजिशन है, ये क्या है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे बात है बीइंग फेल्ट इन मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर हम ओवरऑल इन सारी चीजों को पढ़ें तो हमें ऐसा लग रहा है कि बात किस में हो रही है। अच्छा, ये बात तो प्रेजेंट की है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोगों को अभी भी पता है ये चीज कि वेस्ट एशिया में, ठीक है, अच्छा एक बार आप ही लोग बता दीजिए, सब लोग बता रहे हैं वर होगा, ये और हो सभी लोग, नहीं नहीं नहीं, एक बार तुम लोग सोच लो इस बारे में। अगर तुम्हारे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो तुम्हारी क्या समझ है, तुम यहां पे क्या करोगे? मेरे रोकने की वजह से अपना आंसर मत बदल देना, तुम अपना आंसर अपने हिसाब से ही बताओ। यार तुम लोग कितने बेवकूफ हो, पता है कभी कभी मतलब अजीब हाल करते हो तुम लोग, सीरियसली गधे हो क्या। ये देखो क्या लिखा है बे, ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट लिखा है, बदतमीज। अब तुम ऐसे ऐसी गलती करोगे और फिर कहोगे मेंस में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अरे इतना मत खून जला दो। कम से कम यार तुमसे मैं इतनी समझ की तो उम्मीद कर सकता हूं यहाँ पे। यहाँ पे मतलब तुम क्या 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 कैसे पढ़ते हो इसको, इसीलिए कहता हूं बार बार थोड़ा सा समझ के पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। लेकिन ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट लिखा है तुम्हारे सामने, इसका मतलब बात ये हो रही है कि कन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है। अरे जो चीज जारी है उसको पास्ट में कैसे कर लोगे, वो तो प्रेजेंट में होगा ना। हद है यार। आर होगा। अगला देखो, ऑन मंडे इंडियन मार्केट्स आल्सो एग्जिबिटेड वीकनेस, और कह रहा है कि मंडे को जो इंडियन मार्केट्स है उसमें भी हमें वीकनेस देखने को मिली, और एंडिंग द डे डाउन 0.7% और 0.7% पे जाकर के दिन खत्म हुआ। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने क्या किया, क्लोज टू ₹1000 करोड़। उन्होंने, अब जाहिर सी बात है अगर कोई भी मार्केट ऐसा है जो डाउन हो रहा है या मार्केट गिरने की संभावना है, जैसे शेयर मार्केट में हम लोग देखते हैं क्या, कोई भी शेयर ऐसा लगता है कि अब नहीं बढ़ने वाला है, या उसको क्या करते हैं जो इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला अपना पैसा खींच लेते हैं। तो यहाँ अपने पैसे को वापस या विड्रॉ करने की अगर हम बात करते हैं पैसे को, तो पॉइंट आउट तो नहीं होगा, कट आउट भी नहीं होगा, वो पुल आउट। पुल, यहाँ पे पुल आउट का मतलब है विड्रॉ करना। तो इन्होंने अपने पैसे को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, खींच लिया, वापस ले लिया, निकाल लिया। ठीक है, तो बी हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट पे कहता है क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज अराउंड 4% एज फियर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द रीजन गेन ट्रैक्शन।
while Indian stock markets recover on Tuesday, continuing conflict in the region is, अब देखो यहाँ लिखा भी है ना, जब इसने लिखा कंटिन्यूइंग कन्फ्लिक्ट यानी कन्फ्लिक्ट जारी है, तो यार सिंपल सी चीज प्रेजेंट में रहेगा ना, इतनी तो बुद्धि लगाओ यार। यही उम्मीद करता हूं तुम लोगों से मैं बार बार, और मैं यही चीज कहता हूं कि जब तुम एग्जाम में बैठे होगे वहां पे ना मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, ना मैं तुम्हें डांटने वाला हूँ, ना मेरा सपोर्ट रहेगा। होल सोल जो करना है वो तुम्हें करना है, तुम्हें अपनी समझ से करना है। तुम इतना फ्री भी नहीं रहोगे, तुम अपने घर के कंबल में नहीं बैठे रहोगे, वहां पे तुम एग्जाम सेंटर में रहोगे। पता नहीं क्या ही सुनते समझते हो। ओनली लाइकली टू एड द प्रिवेलिंग, रिवीलिंग, स्टम्बलिंग या पुलिंग, इसका बताओ, ध्यान से बताना। क्या हो जाएगा? डी। एक जन बता रहे हैं डी हो जाएगा, एक जन बता रहे ए होगा। तुम सोच रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? देखो पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ भाई, तुम लोग अभी भी थोड़ा पता कच्चे हो, इतने दिन से पढ़ रहे हो, लेकिन पता नहीं क्या सेल्फ स्टडी कर रहे हो तुम लोग, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। इसके देखो दो मतलब होते हैं, एक इसका मतलब होता है डोमिनेंट, और दूसरा मतलब होता है इसका समथिंग दैट इज वाइड स्प्रेड। मतलब एक ऐसी चीज जो वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मतलब तो जानते ही होंगे, डोमिनेंट मतलब भी जानते होंगे, ठीक है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है? किसी चीज पे कंट्रोल करना, और वाइड स्प्रेड मतलब जो चारों तरफ फैला हुआ हो। तो एक्चुअली क्या है कि कोई चीज, मतलब अगर हम बात करते हैं इसको, जो कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है वो कह रहा है ऑन गोइंग अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल मार्केट, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, जो कि यहाँ पे तुम्हारे सामने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सजेस्ट करता है कि अनसर्टेनिटी इन द मार्केट्स इज कंटिन्यूअस और हैज बीन डोमिनेंट, मतलब ये जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है ये लगातार हो रही है, ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। तो बढ़ती जा रही है तो मतलब वाइड स्प्रेड के कॉन्टेक्स्ट में है। बाकी तुम बताओ पुलिंग कहां से कर लो? पुलिंग का तो मतलब होता है रिमूवल एक तरीके से, ठीक है, और यू कैन से टू मूवमेंट, ये चीज होता है। और अगर तुम बात करते हो स्टम्बलिंग का, तो इसका मतलब होता है लूज बैलेंस, अपना बैलेंस खो देना, ठीक है। रिवीलिंग का मतलब तुम्हें पता है किसी चीज को रिवील करना, किसी चीज को उजागर करना, तो यहाँ पे प्रिवेलिंग हो जाएगा। थोड़ा हर बार होता है क्लोज टेस्ट में ये नहीं कि नाक के सीधे आंसर मिल गया, कभी कभी चीजों को हमें समझना भी पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा था कि कंटिन्यूइंग कन्फ्लिक्ट इन द रीजन इज ओनली लाइकली टू एड द प्रिवेलिंग अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल मार्केट्स आर ऑलरेडी वेल डाउन बाई टाइटर फाइनेंशियल कंडीशन। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे वही बात कर रहे थे, ये बात कर रहा है अनसर्टेनिटी इन द मार्केट्स इज कंटिन्यूअस और हैज बीन डोमिनेंट। तो यहाँ पे अगर हम ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी के ऑनगोइंग या कंटिन्यूइंग की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए वाइड स्प्रेड ज्यादा सुटेबल ऑप्शन होगा। बाकी चीजें तो वैसे भी हम इसको कर देंगे एलिमिनेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट देखना लास्ट, ये बताओ prices in September, prices were what? Chilling, cling, crippling या हावरिंग? तो क्लिंग लिख दें, क्रिपलिंग लिख दें, हावरिंग लिख दें या चिलिंग लिख दें, ये बताना। ध्यान से पढ़ लो फिर बताओ। क्या बता रहे हो? बी। अच्छा बेटा उधर जाओ, अभी भी मौका है। चिलिंग का मतलब कोल्ड होता है, इसका मतलब होता है टू होल्ड समथिंग फर्मली, किसी चीज को टाइट या कस के पकड़ना।
यहाँ पे दिया है क्रिपलिंग, क्रिपलिंग का मतलब होता है यू कैन से ग्रेट डैमेज या ग्रेट डिफिकल्टी होता है, यानी आप सीधे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि किसी चीज का नुकसान होना या डिफिकल्टी, ठीक है ये चीज। और हावरिंग, देखिए इसको थोड़ा समझिएगा। वैसे तो अगर हम हावरिंग की बात करते हैं तो ये जो बादल होते हैं, बादल, तो बादल मंडराते हैं, तो मंडराने के लिए भी हम लोग हावरिंग का यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बादल मंडराने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है फ्लक्चुएशन की, है ना। क्योंकि जैसा कि यहाँ पे 97 पर बैरल आफ्टर सऊदी अरेबिया एंड रसिया हैड अनाउंस एक्सटेंशन ऑफ देयर प्रोडक्शन कट्स, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें तो ये कह रहा है कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट कर रही हैं इतने पर बैरल पे, और इंडिकेट कर रही अनसर्टेनिटी और स्लाइट हावरिंग अराउंड द प्राइस पॉइंट बिफोर द चेंज। तो अगर हम यहाँ पे, वैसे तो देखो बादल का तो कॉन्टेक्स्ट है नहीं कि हम यहाँ मंडराने की बात करेंगे, तो जरा सोच के देखो अगर हम प्राइस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो प्राइस पॉइंट क्या हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर फ्लक्चुएशन के रेफरेंस में बात करें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी चीज को लेकर के अनसर्टेनिटी है तो अनसर्टेनिटी में कोई भी चीज स्थिर नहीं हो सकता, स्टेबल नहीं हो सकता, स्टडी नहीं हो सकता, वो अप डाउन हो सकता, फ्लक्चुएशन हो सकता, उसमें वेरिएबिलिटी आ सकती है। तो कोई चीज अगर वेरिएबल होगा, फ्लक्चुएट होगा, तो इन तीनों में से तो हमें लग नहीं रहा कोई ऑप्शन हो पाएगा, वो तो हावरिंग होगा। डन, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो चल, उम्मीद करता हूं कि जो हमने यहां तक किए 3 पैसेज और एक क्लोज टेस्ट, उसमें तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हर दिन के साथ साथ तुम लोग जो अपनी कमियां हैं उसको एटलीस्ट एनालाइज करते होगे और उसको सुधार करते होगे कि कहाँ पे हमारी कमी हो रही है, कहाँ पे इन चीज़ों को करते समय हम लैग करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमें कैसे सोचना चाहिए। ठीक है, किसी चीज़ को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने के दौरान क्या जो सेंटेंस लिखा होता है उसकी मीनिंग भी हम समझते हैं कि सिर्फ आंसर कर देते हैं। तो पढ़ने का तरीका ये है, जैसे अगर हमें किसी चीज़ को भरना है तो जैसे यहाँ फुल स्टॉप हुआ, यहाँ से हमने पढ़ा, जहाँ पे खत्म हुआ यहाँ तक, तो एटलीस्ट हमें एक बार पढ़ करके समझने की कोशिश करनी चाहिए किस बारे में बात कर रहा है। ओवरऑल पूरे पैसेज का रेफरेंस लेते हुए और ये जहां भरना है उस प्रॉपर लाइन को पढ़ करके कॉन्टेक्स्ट को वेरीफाई करते हुए, क्लियर करते हुए अगर भरेंगे तभी हो पाएगा। इजी क्लोज टेस्ट देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लो जो यूजुअली आप करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीजें देती हैं, अगर इस तरह के ऑप्शंस होते हैं तो मेनली प्रॉब्लम यही होती है कि हमें ऑप्शन की मीनिंग ही नहीं पता। कभी कभी मीनिंग पता होता है तो उसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, कभी कभी कॉन्टेक्स्ट पता होता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन ही नहीं पता। तो सही जगह पे सही वर्ड के जो सही मायने निकलते हैं अगर उस हिसाब से नहीं भरेंगे तो भी गलती है। तो डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्योंकि इस बार जहां तक मुझे पता है, आई थिंक इन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया होगा, तो 3 शिफ्ट में पेपर आपका होना है। तो उस 3 शिफ्ट के अंदर अब दिक्कत यह है कि अगर एक शिफ्ट में पेपर होता तो ज्यादातर संभावना यही रहती है कि इजी टू मॉडरेट पेपर देने का। बट ऐसा अगर 3 शिफ्ट में लेकर के जा रहा है तो तुम लिख करके ले लो, ये किसी न किसी शिफ्ट में पेपर अच्छा बना देगा। किसी में इजी मॉडरेट, किसी में मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी चला जाएगा। तो अब तुम्हारी कैसी किस्मत है, तुम किस शिफ्ट में पढ़ते हो वो समस्या है। ठीक है, या तो ये पेपर एक शिफ्ट में लेता, ये तो 3 शिफ्ट में ले रहा है। 3 शिफ्ट में लेने का मतलब ही है, कायदा यही है, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट जानेगा। और तुम कहाँ पे स्टैंड करोगे उस टाइम, तो वो देखना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने टोटल 16 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आएंगे हम यहां से ग्रामर और वोकैबुलरी के सारे क्वेश्चन जो हम एज यूजुअल करते हैं, और यहां से सारी चीजों को हम फटाफट करेंगे। ठीक है, चलें शुरू करें। चलो आ जाओ। कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच बताइए। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है। इसमें देखो तुम्हें कुछ करना नहीं है, पहले इसको थाम लो। ठीक है, 2-3 चीजें देख सकते हो। जैसे देखो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये किस में है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, तो इसको असर्टिव सेंटेंस में बनाओ। सारे के सारे असर्टिव सेंटेंस में है। अगर तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो सबको पता है इफ लगेगा, वाई नहीं लगेगा, हटा दो। दूसरी चीज आर है तो वाज तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे मी है तो मी का हिम तो बन जाएगा। ये हर और मी कट गया, ये वाई की वजह से कट गया। ये इसका करेक्ट आंसर। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है, इसको कर लेता है ना। बस ये ध्यान देना होता है, हर बच्चे को ये ध्यान देना होता है कि जैसे ये कैसे बदल रहे हैं, क्योंकि जनरली कभी कभी सब कुछ सही कर देता है। जैसे यहीं में देखो राघवास मेरा, राघवास मेरा, राघवास मेरा, इफ सी वाज अपसेट, यहाँ देखो सब सही था, यहाँ हर, यहाँ हिम, यहाँ मी। तो हमें पता है कि एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन आई होता है ये तो सब्जेक्टिव केस होता है।
ये होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, नरेशन में हम सब लोगों को ये बात पता होती है, ये सन बटा 123 ऐसे हम लोगों को पढ़ाया जाता था गांव में। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो अब अगर ये हम मी है तो ये फर्स्ट पर्सन का ही ऑब्जेक्टिव केस है, तो अब ये बदलेगा सब्जेक्ट यानी राघव। अब राघव के लिए जो प्रनाउन होता है वो ही होता है, बट हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद लिख रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। दैट्स व्हाई हिम इज द करेक्ट आंसर। अगर ये चीज तुम समझ गए ना, चेंज करना यहाँ पे कैसे हम इस ऑब्जेक्टिव केस को चेंज करते हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये हेल्प तुमको बहुत जगह पे करने वाला है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, कहते हैं कि द फाउंडेशन विल एंडो द यूनिवर्सिटी विद अ न्यू स्कॉलरशिप फंड। हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे ये अपोजिट इन मीनिंग, तो पहले हम इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग होता है टू प्रोवाइड या सप्लाई समथिंग, ठीक है, टू प्रोवाइड या फिर कह लो सप्लाई समथिंग। क्या चीज को प्रोवाइड, अगर तुम इसके सिनोनिम की बात करोगे तो प्रोवाइड करना, किसी चीज को सप्लाई करना। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज आया होगा ना, किस चीज को सप्लाई करना है, किस चीज को, जैसे मान लो फंड हो गया, मान लो कोई रिसोर्सेज है ना, तो किसी रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, संसाधन। जब तुम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, तुम लोगों को गिफ्ट देना है, ये देख रहे हो, ये मैं तार यहां से लेकर के आता हूं, यहां लगा करके पढ़ाता हूं, तो तुम लोगों को एक अच्छा सा जो 25-30 हजार का एक बढ़िया सा माइक आता है, मतलब जो, मतलब मुझे कहीं लगाने की जरूरत नहीं, यहीं पे कहीं टांग ले, है ना, ये नहीं ऐसे तार इधर उधर ऐसा हिल रहा है, वो लोग तुम ध्यान से देख लेना। अपनी अपनी सैलरी से तुम लोग को कितनी कटौती करके देना है वो तुम लोग डिसाइड कर लेना। अब यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं प्रोवाइड या सप्लाई करने की। ये प्रोवाइड करना तो यहाँ पे सिनोनिम हो गया इसका, ठीक है। अगर अपन इक्विप की बात करते हैं तो ना पता हो तो इसका मतलब भी आपका होता है, मतलब फर्निश करना, सप्लाई करना। तो ये भी हो गया आपका फर्निश करना या फिर मान लीजिए सप्लाई करना, तो ये भी सिनोनिम बन गया आपका। तो ये सिनोनिम हो गया, ये सिनोनिम हो गया। अब अगर डेराइव की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज को पुश करना, ठीक है। ये हो गया ड्राइव, सॉरी ड्राइव मतलब पुश करना। ये जो डिप्राइव होता है, डिप्राइव को हिंदी में कहते हैं किसी चीज को वंचित होना या वंचित करना या होना, ऐसा ही कुछ हिंदी बोलते हैं इसको। फिर हिंदी छोड़ो तुम, ये देखो दिस पजेसेस, ठीक है। अगर आप किसी चीज से वंचित हो, जैसे अगर आपका किसी चीज पे पोजीशन है, ठीक है, तो पोजीशन होने का मतलब आपका उस पर अधिकार है। जिस चीज पे आपका अधिकार है वो चीज तो आपके पास है। लेकिन अगर कोई चीज से आप वंचित हो, मतलब वो डिस्पोजेसेस, यानी जिसको डाइवेस्ट बोलते हैं, उस पर आपका अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे प्रोवाइड करने का डिप्राइव हो जाएगा, ठीक। कहते हैं वायलेशन ऑफ समथिंग हॉली और एंड सेक्रेट। कोई ऐसी चीज है जो हॉली है, सेक्रेट है, यानी पवित्र है, अगर आप ऐसी चीज को वायलेशन कर रहे हो, वहां का उल्लंघन कर रहे हो, तो पॉल्यूशन तो नहीं होता, ये तो कंटेमिनेशन होता है, प्रदूषण होता है। बाकी अगर हम चीजों को बात करें तो पिटेंस वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है यू कैन से वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, या इनएडिक्वेट अमाउंट। तो आप बस इतना लिख लीजिए, वेरी स्मॉल अमाउंट। अगर कोई अमाउंट में बहुत कम होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है। सैक्रिलेज दोस्त ये करेक्ट आंसर होता है। पिलफेरेज ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टीलिंग थिंग्स ऑफ स्मॉल वैल्यू, ठीक है। स्टीलिंग चुराना, थिंग्स चीजों को, ऑफ स्मॉल वैल्यू यानी ऐसी चीजें जिनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, ऐसी चीजों को चुराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। द टाइग्रेस दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स वाज नॉट ओनली अ मैन ईटर, बट हमको पता है नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर कर लीजिए। आसान क्वेश्चन रखने का पर्पस यही था कि एक आध क्वेश्चन आपको इतने आसान तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना, जो देखते ही लगा लोगे। द प्लान इज इकोनॉमिकली वाइबल, तो वाइबल का मतलब होता क्या है दोस्त, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फीजिबल, ठीक है। जैसे फीजिबल इसका मतलब ना पता तो ऐसे लिख लीजिए प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का भी मतलब अगर नहीं पता तो इसको लिख लीजिए वर्केबल। वर्केबल का भी मतलब नहीं पता तो ऑपरेबल। यहां में कोई ऐसा तो वर्ड होगा जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आया, अरे यार ये प्रैक्टिकल, इसका मतलब कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो फिर थोड़ा सा और समझा देता हूं। मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो वर्केबल, जो ऑपरेबल हो, मतलब जिस चीज को आप ऑपरेट कर सकते हो, जो चीज व्यवहारिक हो, व्यवहारिक मतलब जिस चीज को किया जा सकता हो, जिस चीज को करना संभव, ठीक है,
तो वो होता फीजिबल, प्रैक्टिकल, वर्केबल या ऑपरेबल, वो होता है वायबल। अब यहाँ पे कह रहा है हमें अपोजिट इन मीनिंग, यानी अपोजिट बताना है, तो सीधे सीधे दिख रहा होगा आप सभी लोगों को यहाँ पे कि सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने यहाँ सीधा सीधा फीजिबल लिख दिया। फीजिबल वो चीज होती है जो करने योग्य होती है, हिंदी में लिख लेना, जो करने योग्य होता है, तो अनफीजिबल हो जाएगा। बाकी देखो, अगर सेंसिबल की बात कर रहे हो तो वो तुम्हें पता है, अगर बात तुम ससेप्टेबल की कर रहे हो तो ये अच्छा है। इसका मतलब क्या होता है पता है, इजिली इन्फ्लुएंस्ड या इजिली अफेक्टेड, मतलब ऐसी कोई चीज, चाहे पर्सन हो या कुछ भी हो, उस चीज को आसानी से इन्फ्लुएंस कर देना, उस चीज को आसानी से प्रभावित कर देना। तो जब हम किसी चीज को इजिली इन्फ्लुएंस्ड कर लें या इजिली उसको प्रभावित कर लें, आसानी से कोई चीज प्रभावित हो जाती है, उसके लिए यूज किया जाता है तो वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आप किसी एक कम्युनिटी को, अगर आपको क्या करना है, आप मतलब प्रभावित करना है, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ गलत बोल दो, मतलब हमारे यहाँ कहीं भी आप कुछ गलत, तो वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा, वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो मतलब ऐसे समझ लीजिए किसी चीज को इजिली प्रभावित कर देना, वल्नरेबल। क्योंकि कोई वल्नरेबल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप कहोगे सर वल्नरेबल क्यों, वल्नरेबल मतलब तो वीकनेस होता है, कमजोर होता है। क्योंकि कोई चीज अगर आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाए, कोई चीज अगर आसानी से प्रभावित हो जाए, तो इसका मतलब वो कमजोर है। ठीक है, ऐसी चीजों को हम प्रोन भी बोल सकते हैं और ऐसी चीजों को हम सेंसिटिव भी बोल सकते हैं। कहते हैं ना यार, ये बहुत संवेदनशील आदमी है, बहुत सेंसिटिव है, या ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसके बारे में छेड़ो नहीं। क्योंकि जो चीजें सेंसिटिव होती हैं ना, वो तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाती है, अफेक्ट हो जाती हैं। कोई अगर व्यक्ति भी सेंसिटिव है ना, उसके साथ आप मजाक करेंगे, तुरंत वो चिढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे देखिएगा, इरिवोकेबल की अगर अपन बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, मतलब जो चीज अनचेंजेबल होती है, जिसको आप बदल नहीं सकते हो, या जिसको हम फिक्स्ड बोल सकते हैं, या जिसको इरिवर्सेबल बोला जाता है, इरिवर्सेबल। ठीक है, जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। आगे यहाँ देखिएगा, हमारे सामने एक पैराजंबल का क्वेश्चन है, हम सीधा ऑप्शन में आ जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग ऑप्शन में आते हैं तो ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे डी है, बी है, सी है, बी है। देखो बी कितनी बार है, 2 बार है, सी कितनी बार है, 1 बार है, डी कितनी बार है, 1 बार है। ए दिया नहीं गया है, ए को काट दिया, या तो बी से शुरू होगा या सी से या तो डी से। कहता है इट इज बिकॉज, यह है क्योंकि, क्या है क्योंकि, हमको पता नहीं किस बारे में बात कर रहा है, तो हमने सी को भी काटा। द वर्ल्ड्स वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स, कह रहा है कि जो वर्ल्ड, दुनिया का वाटर क्राइसिस है वो धीरे धीरे बदतर हो रहा है। ठीक है, बी में करें अराउंड 4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्कैर्स एरियाज, कह रहा है लगभग 4 बिलियन लोग जो हैं दुनिया भर में, वो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पे पानी की कमी है। अराउंड एंड 844 मिलियन डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर क्लोज टू होम, और इतना नंबर दे रहा है जिनके पास क्लीन वाटर का एक्सेस ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय वाटर एड। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नंबर्स की बात करें यहाँ पे, जहां पे कह रहा है कि इतनी लोग हैं जहां पे पानी की कमी में रह रहे हैं और इतने लोग हैं जिनके पास क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं है, तो आई थिंक बी से शुरू होगा और ए का पेयर बन जाएगा, और बी और ए, फिर डी और ए, यानी बी ए डी सी, डी। ठीक, सी आर्ट, ये तो बहुत बार बता चुका हूं, सी आर्टिकुलेटेड हर थॉट्स क्लियरली। अब देखो दोस्त, यहां पे आर्टिकुलेट है, इसका मतलब क्या होता है, इनंसिएट, इनंसिएट, ठीक है, या एलोक्वेंट। मैंने ये तुमको बहुत बार बताया है, जैसे कोई भी व्यक्ति है जो फ्लुएंट है बोलने और लिखने में, ठीक है, जो बहुत एक्सप्रेसिव होता है, उसे बोलते हैं, मतलब जो लोग अपनी बातों को, अपनी थॉट्स को क्लियरली कह पाते हैं, क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो मम्बल अपोजिट बोल रहा है ना ये, तो ठीक है, मम्बल हो जाएगा। मम्बल मतलब होता है मैफल, मतलब जो लोग क्लियरली अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। ये नहीं आता तो ये वर्ड तुम लोगों को पता होगा, मोमो, ठीक है, MUR, ये चीज भी होती है। ये नहीं आता तो मटर आ जाता है, मतलब जो लोग अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये अपोजिट हो जाएगा। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बातों को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं, है ना, जो हमने कई बार बताया है कि फ्लुएंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, जो बोलने और लिखने में बहुत फ्लुएंट होते हैं। असेंबल मतलब क्या होता है, किसी चीज को गैदर करना, ठीक है, इकट्ठा करना होता है। अगर अपन क्रम्बल की बात करते हैं तो ये होता है
फ्रैगमेंट या डिटीरियोरेट, ये ध्यान रखना, ये अच्छा वर्ड है। डिटीरियोरेट, या सीधे सीधे शब्दों में बात करें या आसान शब्दों में तो ब्रेक डाउन होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेट, यानी फ्रैगमेंट जिसको बोला जाता है, टुकड़ों में तोड़ देना। विघटन बोलते हैं ना हम लोग, विघटन होना, तो फ्रैगमेंट बोल लो, FRAG लिखा हुआ है, ये G लिखा हुआ है, फ्रैगमेंट हो गया। डिसइंटीग्रेट हो गया, ये बहुत अच्छा वर्ड है, डिसइंटीग्रेट है ना। डिटीरियोरेट बहुत अच्छा वर्ड है। ब्रेक डाउन हमने इसलिए लिख दिया तुमको समझ में आ जाए, याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये जो शब्द दिया गया है ये इंग्लिश स्टैंडर्ड में ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, तुम कहीं से ढूंढ ढांड के निकाल लो वो अलग बात है, बट ऐसे आई थिंक एम्बल जैसा कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होता जो स्टैंडर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट भी करता हो। फॉर्मल तो नहीं होता, कोई इनफॉर्मल वे में बोलते हैं तो पता नहीं, ऐसा कभी कभी ऑप्शन में कुछ ऐसे वर्ड दे दिया जाता है जिनका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यहां देखिएगा, द टेररिस्ट ग्रुप डिमांडेड अ हेफ्टी रैंसम, रैंसम मतलब फिरौती होता है, फॉर द रिलीज ऑफ द हॉस्टेजेस लिविंग द फैमिलीज ऑफ द कैप्टिव्स इन ए स्टेट ऑफ एंग्विश एंड अनसर्टेनिटी। दोस्त अगर अपन हॉस्टेजेस की बात करते हैं, मतलब इसका मतलब कैप्टिव होता है, इसका मतलब प्रिजनर होता है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिजनर की, या हम बात करते हैं कैप्टिव की, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ दिया गया है इसका सिनोनिम ही, तो इसका सिनोनिम अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा। यानी एक अगर अच्छा वर्ड मिला है तो उसको तुम लोग ध्यान रखना। बाकी अगर मैं तुम्हें बता दूं चीजों को लेकर के, तो यहाँ पे इवेड मतलब होता है बच निकलना, तो इसको लिख लो एस्केप, ठीक है। और कम्बाट तो बहुत बारी आया हुआ है, फाइट या बैटल होता है, फाइट या हम क्या बोल सकते हैं बैटल। रूलिंग तो तुम लोगों को पता ही है ना। आगे पढ़ो। ही एम्स टू बी हाईली सक्सेसफुल इन हिज न्यू वेंचर। अब कह रहा है कि ये जो हमने लिखा है ना, जो उसकी एम है, जो उसका मोटिव है, पर्पज है कि टू बी हाईली सक्सेसफुल इन द न्यू वेंचर, जो उसने नया वेंचर शुरू किया है उसमें वो बहुत ऊपर तक जाए, बहुत सफल हो। तो उसके लिए यहाँ पे थ्रू थिक एंड थिन, अच्छा अगर मान लो तुम मेरे थ्रू थिक एंड थिन में हो, तो मतलब मेरे हर उतार चढ़ाव में हो, तो इसका मतलब स्टे लॉयल। क्यों नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं स्टे लॉयल, क्योंकि अगर तुम मेरे अच्छे बुरे हर समय पे साथ दिया है तो मतलब तुम मेरे लिए क्या हो, लॉयल ही तो है ना। तो स्टेइंग लॉयल लिख सकते हैं। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स की अगर अपन बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, टू सक्सीड। पूरा लिख देता हूं फिर अपने हिसाब से देख लेना। एट आर्म्स लेंथ की अगर अपन बात करें तो इसका मतलब होता है टू अवॉइड समवन, नजरअंदाज करना, ठीक है। फीदर वंस ओन नेस्ट की बात करें तो एक्वायर वेल्थ, ठीक है। अगर कोई इंसान, एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना, वेल्थ, ठीक है, जैसे खुद के लिए पैसे बनाना, पैसे कमाना, वेल्थ गेन करना, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखो दोस्त, अ कैश प्राइज वाज अवार्ड टू द मोस्ट सक्सेसफुल सेल्समैन ऑफ द ईयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। अब जरा गौर करेंगे तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के रूप में कैश प्राइज लिखा गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे वाज सिंगुलर वर्ब लिखी गई है, यहाँ पे अवार्ड। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये जो कैश प्राइज है, क्या ये खुद से किसी को अवार्ड कर सकता है, नहीं, ये किसी के द्वारा अवार्ड किया गया होगा, है ना, किया गया था। तो ये पैसिव वॉइस में होगा, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, दैट इज अवार्डेड, ये ध्यान रखना। सी हैड अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर विच कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। अब कह रहा है कि मामले में उसका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट था, जो कि चीजों को बहुत ज्यादा क्या कर दिया, जटिल कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो ये जो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर होता है, उसके लिए क्या इडियम यूज किया जा सकता है। अब पीस ऑफ केक तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बच्चे बच्चे को पता है, दैट इज इजी टास्क। बी इन अ टाइट कॉर्नर की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब एक बार सब लोग बताना, एनेक्स टू ग्राइंड और आउट ऑफ द ब्लू। एक बार आंसर दो। अरे यार 2 घंटे हो गए क्या क्लास को चलते, लैपटॉप की लाइट बुझ गई। एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा हाँ, वो जो तुम लोग का कमेंट 30 सेकंड्स के बाद आता है, खैर वो ग्रुप में उसने ये बोला कि सर एक बार बोलिए लॉग आउट करके लॉग इन कर लें, ऐसा नहीं होगा, बाद में अपना करके देख लीजिएगा, अभी मत देखिएगा।
आउट ऑफ द ब्लू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो एक एक करके मैं सब बता देता हूं। अगर बी इन अ टाइट कॉर्नर की अपन बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन या चैलेंजिंग सिचुएशन भी बोल सकते हैं, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो जो ऊपर वाला पूछ रहा है उसके हिसाब से ना तो ये होगा ना तो ये होगा। आउट ऑफ द ब्लू की अगर बात करते हैं तो ये होता है विदाउट वर्किंग, ठीक है। और विदाउट अरे यार वर्किंग कह रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं उसको, विदाउट वार्निंग, विदाउट वार्निंग माफ करना, मतलब कि बिना वार्निंग दिए, विदाउट वार्निंग। जैसे होता है ना अनएक्सपेक्टेडली, जिसको हम ब्रैकेट में बोल दें अनएक्सपेक्टेडली, ये। और यहाँ पे तुम्हारा एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है टू हैव अ सेल्फिश रीजन, है ना, टू हैव अ सेल्फिश रीजन। अब जरा देखो ना, अगर आपका अपना खुद का कोई कारण है, अपना स्वार्थ है, तो यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट है, तो बात वही है, किसी मामले में पर्सनल इंटरेस्ट होने का मतलब आपका स्वार्थ है, ठीक है, सेल्फिश पर्पस। आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं होगा यहाँ पे, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है विदाउट वार्निंग अनएक्सपेक्टेडली। यहाँ पे देखिएगा, आ जाइए, ए बी सी डी दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें ए है, सी है, सी है, ए है, ए दो बार है, सी दो बार है, डी नहीं दिया, बी नहीं दिया, खत्म। इट रिजल्टेड, रिजल्टेड है तो लास्ट में सी जाएगा, और यहाँ लास्ट में बी है, बी है, बी है, खत्म, सी यही है, यही आंसर हो जाएगा। अब आप मिला लेना, मैंगो द सो कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स इज समथिंग ऑफ अ नेशनल ऑब्सेशन इन इंडिया। डी 2017 में प्रूव टू बी अ वेरी गुड ईयर ऑफ मैंगो लवर्स। और फिर बी देयर वाज अ बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोस इन डिफरेंट स्टेट इज रिजल्टेड इन प्राइसेस कमिंग डाउन। सही है, यही होगा। यहाँ कह रहा है कि पैसिव ऑब्लिक एक्टिव का मतलब हो गया, अगर ये एक्टिव है तो पैसिव बना दो, पैसिव है तो एक्टिव बना दो। हम लोगों को पता है एक चीज जो कि ध्यान रखना, ये देखो वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो कहाँ मिल रहा है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 एक ही जगह मिल रहा है, हाउ मेनी पीपल के बाद हेल्प्ड, बाकी वर आया, आर आया, हाउ मेनी पीपल वर आया, सब गलत हो गया, यानी ये करेक्ट आंसर। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम अपने को क्या देखना है, वर्ब्स से 99% क्वेश्चन लग जाएंगे। यहां जरा दोस्त ध्यान देना, बी आया, ए आया, ए आया, बी आया, तो ए कितनी बार, दो बार, बी कितनी बार, दो बार, सी आया नहीं, डी आया नहीं, या तो शुरुआत ए से या तो बी से। अराउंड 600 मिलियन ऑफ देम, कहता कि लगभग 600 मिलियन ऑफ देम, उनमें से 600 मिलियन। अब ये उनमें से जो लिखा है, जो देम लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा गया है, ये तो हमें आइडिया ही नहीं है पूरी तरीके से, है ना। तो इतना तो हमें समझ में आ गया यार, इससे शुरू हम नहीं कर सकते हैं, तो शुरू एक ही चीज से हो सकता है, बी से, तो ये दोनों को अपन ने काट दिया। यहाँ बी के बाद ए है, यहाँ बी के बाद डी है, बी को पढ़ लेते हैं। इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस विद 1 बिलियन पीपल लिविंग इन वाटर स्कैसिटी, तो अराउंड 600 मिलियन ऑफ देम, यानी जो टोटल है वो ये है, ये टोटल का क्या है, पार्ट है। तो बी के साथ क्या होगा, ए का पेयर, बी के साथ ए का पेयर, बी ए डी सी ए, ठीक है। अगला देखिएगा, द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये आप लोगों को पता ही होगा, अगर हम लोग फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो ये एस नहीं लगता है। जैसे वो वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, पोएट्री वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो ये हो जाए। ऑन वन ओकेजन द फार्मर वॉज रिवार्डेड टू अ काउ बाई ए रिच मैन फॉर हिज सर्विस। ये बताना। आंसर बताओ। हे प्रभु, नहीं आया, देखो, द मास्टर
एक सेंटेंस हमने ये लिख दिया, बताओ इसमें क्या भरें? ये भी बता देना। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है, रिवार्डेड समवन विद समथिंग, तो यहां पे क्या आ जाएगा, विद, या रिवार्डेड विद, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, विद। समझाना ये चाहता था मैं आप लोगों को कि अगर रिवार्डेड आता है और अगर उसके बाद कोई पर्सन आ जाता है, जैसे ये आया है, तो भी विद लगा देना। अगर डायरेक्टली हम लिख रहे हैं रिवार्डेड विद समथिंग, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे दोनों कंडीशन में जो आएगा वो विद ही लगेगा। ठीक है, तो ऑन वन ओकेजन द फार्मर वाज रिवार्डेड, टू नहीं होगा। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, कॉन्वेंट होता है, चर्च मर्ज कर देना गलती से, ठीक है। जहां पे नन्स रहती हैं और काम करते हैं उसको कॉन्वेंट कहते हैं, नॉट चर्च, स्कूल, अबॉट। ठीक है, ये बताना जरा। इसका आंसर बताइए। अ लॉयन lives in a forest was loyally served by a jackal that used to accompany the lion wherever it went. चलो कुछ भी तुक्का मार देते हो बिना सोचे समझे। जरा ये सेंटेंस पढ़ो, लिखा है द गर्ल सिट इन द कार इज रामूज गर्लफ्रेंड। अब जरा एक चीज इसमें नोटिस कर रहे हो तुम लोग, ये क्या है, प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक, गर्ल क्या हुआ, ये सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स वाई ये सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये भी सही है कि जो गर्ल है कार में वो रामू की गर्लफ्रेंड है। अब ये जो गर्लफ्रेंड है रामू है, पोजीशन की बात हो रही है तो एपॉस्ट्रॉफी एस भी सही है। चलो, गलती यहाँ पे एक चीज की है, सिट की, राइट, क्योंकि ये जो हमारा गर्ल लिखा हुआ है जो सब्जेक्ट है ये तो नाउन है। अब जैसा कि हम लोग को पता है कि नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है, तो अगर हम एडजेक्टिव यहाँ पे लिखेंगे तो सिट तो हो नहीं पाएगा, हमको सिटिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आईएनजी फॉर्म है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, द गर्ल सिटिंग इन द कार इज रामूज गर्लफ्रेंड। उसी तरीके से अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट नहीं, पोजीशन इसका ऑब्जेक्ट, ये है तुम्हारा सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हो गई सिंगुलर वर्ब। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिव्स लिखा हुआ है यहाँ पे लिविंग लिख दो, और ये जो लिविंग है ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है जो कि ये एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब क्लियर हो गया सबको? बाकी जो कह रहा था कि यूज टू अकंपनी, अभी आईएनजी फॉर्म तब लगती है, बहुत पिटोगे बदतमीज, छोटी छोटी चीजें बताओ, इनको कंफ्यूजन हो रही है। अगर सब्जेक्ट के बाद कोई बी फॉर्म आती है उसके बाद यूज टू आता है तब आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। अगर कभी भी डायरेक्टली सब्जेक्ट आ जाए और फिर यूज टू आ जाए तो वर्ब की पहली फॉर्म, कारण क्या है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत यूज टू आता है तो ये मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म लिखी जाती है, सबको पता है। जैसे ही यूज टू ट्रेवल बाय मेट्रो, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे लिखूं कि ही बी फॉर्म मतलब इज एम आर वाज वर, ही इज यूज टू ट्रेवलिंग बाय मेट्रो हो जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे इज एम आर लिखने के बाद यूज टू लिखते हैं, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ये पास्ट
पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो जाती है, ये एडजेक्टिव बन जाती है, अब ये वर्ब नहीं रह जाता है। और इसका मतलब होता है अकस्टम टू, ठीक है, मतलब ये हैबिट को शो करता है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है इसमें ये लगा हुआ जो टू होता है ये प्रेपोजिशन बन जाता है, और इस प्रेपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। आईएनजी फॉर्म यहाँ पे जो लिखी गई जाती है वो होती है हमारी जिरंड, जो कि नाउन के तरीके से काम करती है। तो ये सब अपन ने पढ़ा रखा है मॉडल वर्ब में, तो वो जाकर के आप पढ़ लेना। सीमा's parents were happy to let her marry the boy of her choice as he seemed to belong to a good family। बताओ पहले से। अरे यार चार्जिंग लगा दें फोन का। देखें चलो क्या बोल रहा है, वाज हैप्पी। हाँ हाँ बेटा छोड़ो, मुझे अपना खून और नहीं जलाना भैया। यहाँ लिखा है सीमा के माता पिता, ठीक है। अब पेरेंट्स की बात है, पेरेंट्स मतलब इसमें इसके मदर भी हैं फादर भी हैं। ऑब्वियस सी बात है ये जो हमारा है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई वर्ब तो लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हैप्पी है ये एडजेक्टिव है जो कि इस सब्जेक्ट के लिए लिखा गया है, जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो भैया ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और इनको कनेक्ट करने वाला ये हो गया लिंकिंग वर्ब, इसमें कोई गलती नहीं है। तो सीमा के जो माता पिता हैं वो खुश थे। टू लेट हर मैरी, ये टू है, ये वर्ब की पहली फॉर्म है लेट, ये हर इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। कि उसको शादी करने को लेकर के उस लड़के से जो उसकी चॉइस का है, वो इस चीज को लेकर के खुश थे। मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई गलती है कि टू लेट हर मैरी द बॉय ऑफ हर चॉइस, हर चॉइस द बॉय, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने ऑफ लगा दिया। और एज ये हमारा कंजंक्शन है जो कि रीजन बता रहा है। ही सीम टू बिलोंग टू अ गुड फैमिली, क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि वो एक अच्छे घर से, मतलब जो सॉरी ही सीम्ड टू बिलोंग टू अ गुड फैमिली, क्योंकि वो जो लड़का था एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता था, ऐसा उसे देख के प्रतीत होता था। तो कोई गलती ही नहीं है यहाँ पे, नो एरर। जबरदस्ती अगर निकाल लिया जाए वो अलग बात है, ठीक है। अच्छा बे बेवकूफ बेटा हरवीर, तू खैनी वैनी खा के आया क्या, बदतमीजी कर रहा है कब से। अबे सेंटेंस पढ़ना। सीमास के माता पिता थे जो खुश थे टू लेट हर मैरी, उन्होंने यहाँ पे जो लेट है अलाउ करने के लिए यूज किया गया है, ठीक है, मतलब परमिट कर दिया, उसको अलाउ कर दिया शादी करने को लेकर के उसके पसंद के लड़के से, एज ही सीम्ड टू बिलोंग टू अ गुड फैमिली। कौन अच्छे परिवार से, अरे सीमा के माता पिता को तो पता ही है ना सीमा अच्छे परिवार से है, शादी के लिए इसलिए हाँ किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो लड़का है वो अच्छे परिवार से संबंध रखता है। ये कह रहा सी। अगला सी आपसे, आर यू मीटिंग माई पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। देखो सबसे पहले ऐसी चीजों में ये देख लिया करो तुम लोग, नेक्स्ट वीक का क्या होता है। नेक्स्ट वीक तो होता नहीं है, खत्म, द फॉलोइंग वीक। मैंने तुम्हें जब नरेशन के क्वेश्चंस कराए थे मैंने वहीं तुमको बताया था, दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ पे तीनों एलिमिनेट हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों एलिमिनेट हो जाता है, कभी कभी दो तो हो ही जाता है। यहाँ देखो पैसिव वॉइस में पूछ रहे हैं तो इतना देखो लंबा चौड़ा लिखा है ना, तो इतना दिमाग हम लोगों को वहां पे जाकर के लगाना नहीं है, हमें सिर्फ वर्ब को देख लेना है। ब्रिक फॉलिंग फ्रॉम द रूफ टॉप ब्रोक, मतलब ये तुम्हारा प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर एक्टिव में है तो पैसिव किस में हो जाएगा, वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। इन्होंने हैज लगाया खत्म, हैड लगाया खत्म, हैज लगाया खत्म, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लोग खत्म। हर स्टोरीज पेड टू हर मदर whom she regarded as the goddess of bravery। अब अगर देखिए उनको जो है गॉडेस ऑफ ब्रेवरी बोला जा रहा है ना, तो ये तो सम्मान की बात है। अब अगर ये सम्मान की बात है तो ये फ्रस्ट्रेशन कहां से आ गया,
सेंटहुड क्या होता है? स्टेटस ऑफ सेंट होता है। सेंट मतलब साधु होता है ना, तो स्टेटस ऑफ सेंट हो गया। अब्सोल्यूटनेस, तो अब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, टोटल, ये भी नहीं होगा। होमेज हो जाएगा। होमेज का यूज अपन तब करते हैं रिस्पेक्ट और ऑनर समवन, जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो रिस्पेक्ट समवन या टू ऑनर समवन, तो पे होमेज टू हर मदर। ठीक है, ये चीज। हिज फ्लैटरिंग रिमार्क सीम्ड इनसिंसियर, मोर लाइक ए कैलकुलेटेड अटेम्प्ट टू गेन फेवर रेदर देन जेन्युइन एडमायरेशन। अब कह रहा है कि जो उसका फ्लैटरिंग रिमार्क्स था वो बहुत ही इनसिंसियर फील होता था, मोर लाइक ए कैलकुलेटेड अटेम्प्ट, जैसे बहुत सारे लोग चापलूसी इसलिए करते हैं क्योंकि कैलकुलेटेड अटेम्प्ट टू गेन फेवर, क्योंकि वो फेवर चाहते हैं सामने वाले से, है ना, जो कि जेन्युइन एडमायरेशन तो नहीं होता है। तो अगर हम फ्लैटरिंग की बात करें, जो आप सभी लोगों को भी पता होगा, तो फ्लैटरिंग का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, चापलूसी करना। तो ये जो सस्पेंशन है वो तो होगा नहीं, क्योंकि सस्पेंशन का मतलब किसी चीज को एडजर्न करना, किसी चीज को पोस्टपोन करना होता है, डिले करना होता है। लॉडेटरी हो जाएगा। प्री डिटरमाइंड, जो पहले से ही तय हो, है ना, जो जिसको हम फेटेड कह सकते हैं, जिसको हम फिक्स्ड बोल सकते हैं, जो पहले से ही तय हो। और ये क्या है? प्री मेडिटेट। ये प्री मेडिटेट का वो मतलब होता है यार, अरे उसको वो बोलते हैं यार, जो चीजें ना प्लान्ड होती हैं, जो पहले से, मतलब इंसान जो चीज इंटेंशनल करता है। इंटेंशनल का मतलब होता है जो चीज जानबूझ के करता है। तो जो चीज प्लान्ड होती है, इंटेंशनल होती हैं, जो चीज कैलकुलेटेड होती हैं, यानी किसी चीज की योजना बना के जो चीज किया जाता है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। तो खैर आंसर बी हो जाएगा, बाकी ये सारी चीजें समझ लीजिए। वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, अगर पॉपुलर बिलीव्स जो हैं, ऐसी बिलीव्स जो पहले से मानी जाती हैं, लोग मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, ऐसी चीजों को डिस्ट्रॉय करना क्या हो जाएगा? मिसनथ्रोपिस्ट तो अपन ने कई बार डिस्कस किया है। हु डिसलाइक्स ह्यूमैनिटी, हु डिसलाइक्स पीपल, जो डिसलाइक्स करते हैं ह्यूमैनिटी को, पीपल को, लोगों को, उसके लिए यूज किया जाता है। एक्नोक्लास्ट हो जाएगा। मैसोकिस्ट के दो मीनिंग होते हैं दोस्त, दोनों ध्यान रखना। हु एंजॉयस एक्सपीरियंसिंग पेन, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, हु एंजॉयस एक्सपीरियंसिंग। एक तो मैं लिखूंगा नहीं, तुम लोग समझा देता हूं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको तकलीफ से, दर्द से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है, तो सेक्सुअल सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम पेन, ठीक है, उसके लिए भी यूज करते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, ऐसे ही लिख लो, हु एंजॉयस एक्सपीरियंसिंग पेन, ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे। ओके, और क्या है? इमेजिस्ट वो लोग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा, देखो इमेजिस्ट को लेकर के, अरे ये पोएट्री से रिलेटेड होता है, बट वो सेंटेंस ध्यान में नहीं आ रहा, इसको देख लेना तुम लोग। अब क्या है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। ये देखो, बस इतना बड़ा चौड़ा सेंटेंस है ना, ये देखो बस, वाज वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये देखो हैज काटो, ये देखो इज काटो, ये देखो विल काटो, देखो कहाँ गया, ये देखो डी, क्योंकि हमने सब तो काट ही दिया ना, कुछ बचा है? नहीं नहीं नहीं, ये हैज काट दिया, ये विल काट दिया। ओके, बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट ये मोबाइल, सॉरी गलत है ये, क्योंकि ये हमारा क्या है इधर, ये है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट बनेगा, तो इसको भी काट दिया। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो। अनेबल टू कंट्रोल हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट, द जैकॉल हॉल्ड एट द टॉप बाय हिज वॉइस इन द मिडिल ऑफ द नाइट। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। कल से 8 बजे ही करेंगे, तुम टेंशन मत लो। काफी रात हो जाती है, तुम लोग को नींद भी आती होगी। ये वाली लाइट फ्यूज होने वाली है क्या भैया? लपलपा रही है, एक लाइट तो 9,000 की लगी। इस गरीबी में क्या ही, एक लाइट गड़बड़ हो गई तो 10,000 का चपत। चलता रहे प्रभु। बताओ इसको तो।
देखो, ही वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल। ये फ्रेज ध्यान रखना, एट द टॉप ऑफ होता है, जैसे ही क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। तो ये जो हमने लिखा है ना प्रेपोजिशन, एट द टॉप ऑफ, ठीक है, हिल टॉप के बीच में रिलेशन बताने के लिए, दो एक दूसरे को रिलेट करने के लिए ऑफ यूज करते हैं। तो अनेबल टू कंट्रोल हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट द जैकल हॉल्ड एट द टॉप बाय हिम, एट द टॉप, ठीक है, जैसे ही क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। तो टॉप ऑफ लिखो, ये ऑफ लिखो, ठीक है, इनको रिलेट करने के लिए। A public safety advertising campaign in Russia hope to draw attention of pedestrians crossing the road। बताओ क्या इसका आंसर? हो गया। देखो, ये जो इन दिया है प्रेपोजिशन है रसिया, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कैंपेन सब्जेक्ट हो गया, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, होप्स, होप्स, होप्स इज द करेक्ट आंसर। अगला, आई वांट रीता नॉट टू बी लेट द नेक्स्ट डे। अब इसका आंसर बताना। देखो, जैसे यहां पे कह दिया नॉट टू, हमें पता है कि अगर नॉट टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट लगता है तो नॉट हटा दिया। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पे वांट टू रीता है, यहाँ वांट रीता है। तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि वांट ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। तो इसने ये टू लिख दिया जो कि गड़बड़ हो गया, डी कर दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लास्ट, इट वॉज क्रूसियल टू डू और से द एग्जैक्ट थिंग टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। अब देखो यहाँ पे जो जो चीजें दी गई हैं मैं बता देता हूँ। वैसे तो ये ईडियम में बहुत बार बताया है, टू से या डू द एग्जैक्टली राइट, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। बाकी टू सिट ऑन द फेंस की बात है, ये बता दूं सबको या कर लोगे? आंसर तो खैर यही होगा, चलो अच्छा बता ही देता हूं। इसका मतलब होता है अनडिसाइडेड। अगर तुम किसी चीज को लेकर के डिसाइडेड नहीं हो, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को लेकर के ना अनसर्टेन होते हैं, अगर उस चीज को लेकर के आप डिसाइडेड नहीं होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, उसके लिए इसका यूज करते हैं। बाकी एट डैगस्टॉन ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, मतलब बहुत बार। इसका मतलब होता है हॉस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब अगर आप एक दूसरे के प्रति दुश्मनी की भावना रखते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, इसका मतलब बताओ? इसका मतलब होता है टू कीप रिपीटिंग, मतलब किसी चीज को बार बार रिपीट करना, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। टू कीप रिपीटिंग द सेम थिंग, तो टू कीप रिपीटिंग हो जाएगा, हॉस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर हो जाएगा, तो सिट ऑन द फेंच हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है।